हिंदी 581 उत्परिवर्तन प्रपत्र। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय की और 12 महलों को देखा। उसे एहसास हुआ कि महलों में वास्तव में 12 अत्यंत शक्तिशाली प्रकाश की गेंदें थीं। सबसे कमजोर 11 सितारा निम्न स्तरीय सामान्य चरण पर है। सबसे मजबूत है 13 सितारा उच्च स्तरीय सामान्य चरण। वांग टेंग ने अपने दिल में हौंफते हुए आह भरी। माउंट सेंट की नींव मजबूत है। धमाका। पहाड़ में एक घड़ी की धीमी और तेज घंटी की आवाज गूंजी। सभी ने आवाज की दिशा में देखा लेकिन घड़ी नहीं देख सके। महायाजक की आवाज सामने से आई। सब लोग, समय आ गया है। हम द्वंद्वयुद्ध शुरू करेंगे। कृपया आगे आकर लॉटरी निकालें। सभी देशों के योद्धाओं ने बड़े कोलोसियम में प्रवेश किया और अलग अलग कोनों में बिखर गए। फिर विभिन्न देशों के प्रतिनिधि पहले दौर के द्वंद्वयुद्ध का क्रम तय करने के लिए लॉटरी निकालने के लिए महायाजक के पास गए। कुछ देर बाद डेन ताइक्सुआन वापस आया। वांग टेंग ने पूछा, परिणाम क्या है? हम पहले राउंड के लिए तीसरे स्थान पर होंगे। हमारा प्रतिद्वंद्वी कंट्री राफ है। द्वंद्वयुद्ध यादृच्छिक थे। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रों को अपनी शक्ति दिखाने देना था। इसलिए उन्हें बस लड़ना था। किसी को भी निष्पक्षता की परवाह नहीं थी। सबसे मजबूत अंत तक टिकेगा। इस विनिमय कार्यक्रम में द्वंद्व का यही सिद्धांत था। जी जिमिंग और बाकी लोगों ने देश राफ की दिशा में देखा। दूसरा पक्ष भी उन्हें देख रहा था। उनकी नजरें हवा में टकराईं और फिर वे चुपचाप दूसरी ओर देखने लगे। सबसे पहले कौन जाएगा? डेन ताइक्सुआन ने सबकी ओर देखा और पूछा। वे सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। रेन किंगकॉन्ग अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं जाऊंगा। डेन ताइक्सुआन ने वांग टेंग की ओर रुख किया। कोई जल्दी नहीं है। देखते हैं हमारा प्रतिद्वंद्वी पहले किसे भेजता है, वांग टेंग ने सोचने के बाद कहा। रेन किंगकॉन्ग ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वांग टेंग सही था। वह पक्षपाती नहीं था, इसलिए वह उसके फैसले पर आपत्ति नहीं कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि अभिमानी रेन किंगकॉन्ग अभी भी दुखी महसूस कर रहा था क्योंकि वांग टेंग उससे एक स्तर ऊपर था। पहला मैच कोलोसियम में शुरू हुआ। दोनों दल मैदान में उतरे। ये मुकाबला व्हाइट ईगल नेशन और लार्ज ईगल नेशन के बीच था। ये दिलचस्प था। व्हाइट ईगल नेशन और लार्ज ईगल नेशन कुछ मायनों में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। व्हाइट ईगल नेशन एक अप्रवासी राष्ट्र था। 15वीं सदी के अंत में अप्रवासियों का पहला जत्था व्हाइट ईगल नेशन के वर्तमान स्थान की ओर बढ़ा और वहां एक कॉलोनी बनाई। जैसे जैसे समय बीतता गया, अप्रवासी अपने मूल देश के शासन से नाखुश हो गए, इसलिए एक स्वतंत्रता युद्ध हुआ। लार्ज ईगल नेशन के लिए व्हाइट ईगल नेशन एक वास्तविक देश नहीं था। ये वैध नहीं था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि व्हाइट ईगल राष्ट्र युग की लहर पर सवार होकर अप्रत्याशित गति से प्रगति करते हुए दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बन जाएगा। इसने सभी को चौंका दिया। लार्ज ईगल नेशन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। हालांकि जब भी दोनों पक्ष मिलते थे, हमेशा संघर्ष होता था। एक अच्छा शो शुरू होने वाला था। व्हाइट ईगल नेशन ने 8 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा भेजा, जबकि लार्ज ईगल नेशन ने 9 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा भेजा। उनमें से किसी ने भी अपने ब्रिगेडियर जनरल स्टेज मार्शल योद्धाओं को पहले दौर में भेजने का विकल्प नहीं चुना। ऐसा लग रहा था कि सभी का एक ही विचार था। वे पूरी ताकत झोंकने से पहले पानी का परीक्षण करना चाहते थे। वैसे भी प्रतिस्पर्धी मार्शल योद्धाओं के बीच स्तर में अंतर था। व्हाइट ईगल राष्ट्र नुकसान में था। ऐसा लग रहा है कि व्हाइट ईगल नेशन हार जाएगा। पहला राउंड हारने से टीम के मनोबल पर बहुत असर पड़ेगा, क्यू फेई ने कहा। हम व्हाइट ईगल नेशन के लोग अब भी उतने ही मूर्ख और अज्ञानी हैं जितने पहले थे। पेरिक ने उपहास किया। ऐसा लग रहा था कि वह उनके बारे में अच्छी धारणा नहीं रखता था। मैं आपकी तीव्र कड़वाहट को महसूस कर सकता हूं। वांग टेंग ने पारिक की ओर देखा और आगे कहा, अभी निर्णय लेना जल्दबाजी होगी। किसी का स्तर उसकी योग्यता को नहीं दर्शाता। क्या आपको लगता है कि वह हार जाएगा? पारिक ने पूछा। सबने वांग टेंग की तरफ देखा और भौहें सिकोड़ ली। क्या उसने कुछ नोटिस किया? वांग टेंग ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ मैदान की ओर देखता रहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके तुरंत बाद द्वंद्व शुरू हो गया। दोनों पक्षों ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत हमला कर दिया। व्हाइट ईगल नेशन का मार्शल योद्धा अग्नि तत्व का था, जबकि लार्ज ईगल नेशन का मार्शल योद्धा पृथ्वी तत्व का था। उनके शरीर पर मौजूद बल फट गए। जब वे बीच में टकराए तो विस्फोट हुआ। धमाका। व्हाइट ईगल नेशन का मार्शल योद्धा एक स्तर नीचे था, इसलिए उसे पहले दौर के आदान प्रदान के बाद हार का सामना करना पड़ा। वह टक्कर से कुछ कदम पीछे हट गया।
बड़े ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा ने हंसते हुए कहा। उसने अपनी गति बढ़ा दी और सफेद ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा की ओर दौड़ा। उसका हथियार एक क्रूसेडर तलवार थी, जो मोटी पृथ्वी शक्ति से ढकी हुई थी। उसी समय पृथ्वी शक्ति तलवार चेतना भड़क उठी। ग्राउंड ब्रेकिंग /NO12BJAN.com। लार्ज ईगल नेशन के मार्शल योद्धा के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली। क्रूसेडर तलवार ने एक भयावह तलवार की चमक छोड़ी, क्योंकि यह व्हाइट ईगल नेशन के मार्शल योद्धा की ओर वार कर रही थी। व्हाइट ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा ने जब इस हमले को देखा तो वह अचानक मुस्कुराया। गर्जन। अचानक उसके मुंह से एक जानवर जैसी चीख निकली और उसके शरीर के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। फिर उसके शरीर में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उसका शरीर अचानक फैल गया और लंबा हो गया। उसकी त्वचा पर पपड़ियां उभरने लगीं और उसकी पूंछ भी उग आई। उसका पूरा मानव रूप बदल गया था। ये घिनौना था। एक जंगली जानवर की क्रूर आभा हवा में फैल गई। इस समय व्हाइट ईगल नेशन का मार्शल योद्धा एक जंगली जानवर था। डैन ताइक्सुआन अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। यह क्या है? वह अकेली नहीं थी। दूसरे देशों के लोग भी खड़े हो गए और व्हाइट ईगल राष्ट्र के योद्धा को गौर से देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी थी। लार्ज ईगल नेशन के मार्शल योद्धा ने जब अपने प्रतिद्वंद्वी में बदलाव देखा तो उसकी आंखें तिरछी हो गईं। उसे सहज रूप से खतरे का एहसास हुआ, लेकिन उसकी तलवार चेतना पहले ही मुक्त हो चुकी थी। इसे वापस लेने में बहुत देर हो चुकी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही उसने और अधिक बल छोड़ा, उसकी नजर तेज हो गई। उसने अपनी क्रूसेडर तलवार को क्रूरता से नीचे गिरा दिया। धमाका। व्हाइट ईगल नेशन के मार्शल योद्धा ने चकमा नहीं दिया। उसके शरीर पर लगी लपटें एक ब्लेड की चमक में इकट्ठी हो गईं, जो क्रूसेडर तलवार से टकराईं। प्रकाश का विस्फोट हुआ। बल की टक्कर पूरे क्षेत्र में फैल गई। सभी को आश्चर्य हुआ कि इस शक्तिशाली हमले से कोलोसियम की जमीन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। केवल जमीन पर पड़े कुछ पत्थर के टुकड़े और धूल हवा में उड़ गए। बेशक किसी ने भी अखाड़े की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया। उनका सारा ध्यान वर्तमान में हो रही लड़ाई पर केंद्रित था। यह सिर्फ एक खोजपूर्ण द्वंद्व था, लेकिन व्हाइट ईगल नेशन के मार्शल योद्धा के अचानक उत्परिवर्तन ने सभी की निगाहें अपनी ओर खींच ली थीं। इस मैच पर असाधारण रूप से अधिक ध्यान दिया गया। सेना के उतार चढ़ाव के बीच दोनों दल अलग हो गए और फिर एक बार फिर उनमें भिड़ंत हो गई। अखाड़े में दो रोशनी की किरणें हिंसक रूप से टकराती रहीं। प्रकाश की लाल और पीली किरणों से जोरदार धमाके हुए। अचानक एक आकृति उड़कर बाहर आई। ये था लार्ज ईगल नेशन का मार्शल योद्धा। अभी अभी हुई टक्कर में उसके हाथ में मौजूद क्रूसेडर तलवार नष्ट हो गई थी। उसके शरीर पर उसके प्रतिद्वंद्वी के अग्नि बल के हमलों में गंभीर चोटें आई थीं। वह लगातार खून की उल्टियां कर रहा था। हौंफना। हर कोई अचंभित था। व्हाइट ईगल नेशन के मार्शल योद्धा के उत्परिवर्तन ने उसे इतनी शक्ति दी थी। वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जीता जिसका स्तर उससे ऊंचे था। 8 स्टार सैनिक स्तर बनाम 9 स्टार सैनिक स्तर। 8 स्टार सैनिक स्तर जीता। सबकी निगाहें टिमटिमा रही थीं। वे गहरे विचार में योद्धा के उत्परिवर्तित रूप को देख रहे थे। वांग टेंग की आंखें चमक रही थी जब उन्होंने अखाड़े में विशेष बुलबुले उठाए। पृथ्वी बल तारांकन 8-0। पृथ्वी तलवार सचेत 3-5। अग्नि बल तारांकन 6-5। जीवन की उत्पत्ति तारांकन 1। जीन मार्शल योद्धा। जीवन की उत्पत्ति तारांकन 1। वांग टेंग बस आदत के कारण बुलबुले उठा रहा था। उसे इन दो सैनिक मंच के योद्धाओं से किसी भी अच्छे गुण की उम्मीद नहीं थी। लेकिन सच तो यह था कि नहीं, सिस्टम ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। फिर भी उसे यह अच्छा लगा। उसकी इच्छा थी कि सिस्टम उसे ऐसे और थप्पड़ मारे। जीवन की उत्पत्ति एक नई विशेषता थी। जहां तक इसके उपयोगों का सवाल है, वह नाम से अंदाजा लगा सकता था, लेकिन वह निश्चित नहीं था। वांग टेंग की नजर चमक उठी। जैसे ही जीवन की उत्पत्ति उसके शरीर में विलीन हुई, उसे लगा जैसे उसका पूरा शरीर तैर रहा है। उसकी आत्मा की गहराई से एक सुखद अनुभूति आ रही थी। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया और खुशी से कराह उठा। सौभाग्य से उसने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से खुद को नियंत्रित कर लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो यह एक ऐसा काला इतिहास बन जाता जिसे वह कभी नहीं मिटा सकता था। वांग टेंग को थोड़ा डर लगा और उसने चुपके से अपना ठंडा पसीना पोंछा। अरे यार, यह विशेषता तो परेशान करने वाली है। तुम्हें क्या हो गया है? झू युशाओ ने उसके अजीब हाव भाव को देखा और अनायास ही पूछ लिया। मैं ठीक हूँ। मुझे बस लगता है कि व्हाइट ईगल नेशन के मार्शल योद्धा की अजीब उपस्थिति काफी मजेदार है। वांग टेंग ने एक बेतरतीब बहाना बनाया।
न तो इंसान न ही जानवर। डैन ताइक्सुआन ने नाक भान सिकोड़ी। वांग टेंग को एहसास हो गया था कि डैन ताइक्सुआन को म्यूटेशन पसंद नहीं आया। जब उसने देखा कि कोई भी उस पर शक नहीं कर रहा है तो उसने राहत की सांस ली। इस समय वांग टेंग को आखिरकार समझ आ गया कि जीवन की उत्पत्ति क्या है। उसके अनुमान के अनुसार यह एक ऐसी विशेषता थी जो किसी के जीवन को फिर से भर सकती थी। यह तो स्वर्ग विरोधी था। यह सोचना कि इतनी शक्तिशाली विशेषता को छोड़ दिया गया था। अगर वह जीवन की उत्पत्ति की विशेषताओं को इकट्ठा करना जारी रखता तो वह अपना जीवन बढ़ा सकता था। क्या इसका मतलब यह था कि उसे मरने से डरने की जरूरत नहीं थी? उसे मौत से डर नहीं था। वह तो बस एक स्थिर जीवन चाहता था। ईमानदारी से कहें तो यह अविश्वसनीय था कि यह अविश्वसनीय विशेषता व्हाइट ईगल नेशन और लार्ज ईगल नेशन के मार्शल योद्धाओं के बीच लड़ाई के दौरान गिरा दी गई थी। लेकिन कारण क्या था? no12b.jan.com। ये हो सकता है। वांग टेंग ने नीचे व्हाइट ईगल नेशन मार्शल योद्धा को चिंतन में देखा। अचानक उत्परिवर्तन के कारण बड़े ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा को नुकसान हुआ। सभी ने सोचा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन व्हाइट ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा ने अचानक आगे बढ़कर अपना हाथ उठाया और बड़े ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा के सिर पर जोरदार प्रहार किया। मैं मानता हूं, बड़े ईगल राष्ट्र का मार्शल योद्धा हैरान था। वह हार स्वीकार करना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। लार्ज ईगल नेशन के मार्शल योद्धा को हिंसक तरीके से जमीन पर घूसा मारा गया। हर जगह ताजा खून फैल गया और वह तुरंत मर गया। पूरा अखाड़ा खामोश था। हर कोई व्हाइट ईगल नेशन के मार्शल योद्धा की निर्दयता से हैरान था। किसने सोचा होगा कि वह अचानक से जानलेवा हमला कर देगा? यह तो बस एक प्रतिस्पर्धा थी। क्या व्हाइट ईगल नेशन का मार्शल योद्धा दोनों देशों के बीच संघर्ष को और बढ़ाने से नहीं डरता था? अतीत में सभी लोग सतह पर सामंजस्य बनाए रखते थे। ऐसा कभी नहीं होता जब तक कि स्थिति अनियंत्रित न हो। क्या व्हाइट ईगल राष्ट्र पागल था? घृणित। बड़े ईगल राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला मार्शल योद्धा क्रोधित हो गया। वह अखाड़े में भाग गया और व्हाइट ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा को पकड़ लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टकराना। इस समय व्हाइट ईगल राष्ट्र का नेता योके उसके सामने प्रकट हुआ और उन्होंने एक दूसरे पर वार किया। टैप टैप टैप। वे दोनों कई कदम पीछे हट गए और एक दूसरे को घूरने लगे। लार्ज ईगल नेशन के मार्शल योद्धा ने अपने साथी को देखा जो जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था और उसने गुस्से से कहा, योक, ये बहुत ज्यादा है। हम्फ। योक की आंखों में निराशा की झलक दिखाई दी। हालांकि यह मुश्किल से ही नजर आया। उसने नाक सिकुड़ी और कहा, अर्नोल्ड, अब तुम नए नहीं रहे। क्या तुम नहीं जानते कि द्वंद्वयुद्ध में हमेशा जोखिम रहता है? तुम किसी को दोष नहीं दे सकते। उसने पहले ही हार स्वीकार कर ली है, अर्नोल्ड ने योके को घूरते हुए कहा। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने पहले क्यों नहीं कहा? योके को स्थिति को और खराब करने का डर नहीं था। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वे गलत थे। आप? अर्नोल्ड गुस्से से कांप उठा। वह मुड़ा और चिल्लाया, महायाजक, आप क्या कहते हैं? महायाजक ने कुछ देर झिझकते हुए कहा, बड़े ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा ने हार स्वीकार नहीं की थी, लेकिन व्हाइट ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा ने फिर भी उसे मार डाला, जबकि वह ऐसा करने वाला था। उसने इस विनिमय कार्यक्रम के नियमों का उल्लंघन किया है। उसे भविष्य के मैचों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। योके ने तुरंत कहा, मैं इस सजा को स्वीकार करता हूं। अर्नोल्ड को अपनी निराशा को निगलना पड़ा। उच्च पुजारी किसी भी पक्ष की मदद नहीं कर रहा था, लेकिन नियम तो नियम ही थे। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। चले जाओ। योके ने उत्परिवर्तित मार्शल योद्धा को घूरा और दर्शकों के स्टैंड की ओर चला गया। मार्शल योद्धा ने अपना मानव रूप वापस पा लिया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके चारों ओर जंगली जानवर की आभा गायब हो गई थी। वह आज्ञाकारी रूप से योके का अनुसरण करता रहा। अर्नोल्ड गुस्से में था। उसने अपने साथी की लाश लेकर दर्शकों के स्टैंड पर लौटने से पहले दोनों मार्शल योद्धाओं को घूरा। दूसरा मैच कंट्री नियोन और कंट्री बेट के बीच था। द्वंद्व युद्ध पुनः शुरू हो गया। दर्शकों के स्टैंड में वांग टेंग ने व्हाइट ईगल नेशन की दिशा में देखा और कहा, क्या उत्परिवर्तित मार्शल योद्धा के साथ कुछ गड़बड़ है? उसने शायद अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला क्योंकि वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सका। क्रोध। जी ज्यूमिंग, म्यूजिगुओ और कई अन्य लोग उसके बयान से चौंक गए। उन्होंने पहले कुछ भी नोटिस नहीं किया था। आखिरकार जब व्हाइट ईगल नेशन के मार्शल योद्धा ने उत्परिवर्तित किया तो वह स्पष्ट दिमाग वाला दिख रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अपना संयम खो दिया था। हाँ,
डैन ताइक्सुआन ने सिर हिलाया और समझाया, व्हाइट ईगल नेशन हमेशा जीन मार्शल योद्धाओं का अध्ययन करता रहा है। जीन मार्शल योद्धा जी जिमिंग और अन्य लोग चकित थे। यह अप्रत्याशित था, यह सोचना कि व्हाइट ईगल नेशन अपने शोध में सफल हो गया था। वांग टेंग ने विचारपूर्वक कहा, ऐसा लगता है कि जीन मार्शल योद्धाओं पर उनका अध्ययन बहुत गहन है, लेकिन अभी भी कुछ खामियां हैं। डैन ताइक्सुआन ने कहा, यह स्थिति तब होती है जब मार्शल योद्धा की चेतना जंगली जानवर की चेतना से आगे निकल जाती है। अगर आप व्हाइट ईगल राष्ट्र के किसी प्रतिद्वंद्वी से मिलते हैं तो सावधान रहें। हाँ, सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। उन्होंने अभी अभी युद्ध को स्पष्ट रूप से देखा था। व्हाइट ईगल नेशन के मार्शल योद्धा के उत्परिवर्तित होने के बाद उसकी क्षमता उसकी अवस्था से आगे निकल गई। यह उनके लिए सतर्क रहने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इस पहले मामले के बाद महायाजक अपनी सतर्कता बढ़ा देगा और अन्य मार्शल योद्धाओं के साथ दुर्घटनाएं नहीं होने देगा। यदि नहीं, तो विनिमय कार्यक्रम अपना उद्देश्य खो देगा, डैन ताइक्सुआन ने जारी रखा। उसने व्हाइट ईगल राष्ट्र की ओर देखा और व्यंग्य किया। इसके अलावा, मुझे नहीं लगता कि व्हाइट ईगल राष्ट्र बहुत अत्याचारी होने की हिम्मत करता है। ये सभी राष्ट्रों के क्रोध को सहन करने में सक्षम नहीं होगा। क्या जीन मार्शल योद्धाओं में कोई घातक दोष होता है? वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छूते हुए पूछा। ओह, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? डैन ताइक्सुआन ने बिना कोई जवाब दिए पूछा। ये सिर्फ एक अनुमान है। उत्परिवर्तित मार्शल योद्धा को देखो। वह थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने किसी महिला राक्षस के साथ 300 राउंड लड़ाई की हो, वांग टेंग ने कहा। हर कोई अवाक था। एक महिला राक्षस के साथ 300 राउंड लड़ने से आपका क्या मतलब है? ये किस प्रकार की उपमा है? उसके दिमाग में क्या चल रहा था? वह कुछ कम अजीब क्यों नहीं सोच पा रहा था? कृपया मानवीय भाषा बोलो। डैन ताइक्सुआन ने उसकी ओर आंखें घुमाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। खांसी, मेरा मतलब है कि उनके साथ एक समस्या है, वांग टेंग ने अजीब तरह से खांसते हुए जवाब दिया। सभी ने अपना संयम वापस पाया और योद्धा को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि वांग टेंग सही था। उत्परिवर्तित मार्शल योद्धा असाधारण रूप से थका हुआ लग रहा था। वह थोड़ा कमजोर था। जीन दोष। डैन ताइक्सुआन अचानक मुस्कुराए और उसने सबकी ओर देखा। वे सभी अनायास ही डैन ताइक्सुआन की ओर देखने लगे। वांग टेंग की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि यही कारण है कि दूसरे पक्ष की जिंदगी खत्म हो रही है। क्या जीन में आई खराबी से उसकी जिंदगी पर असर पड़ेगा? वांग टेंग ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है। मैं केवल इतना जानता हूं कि जीन मार्शल योद्धाओं का पहला बैच लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, डैन ताइक्सुआन ने उत्तर दिया। वांग टेंग ने सिर हिलाया और आगे सवाल पूछना बंद कर दिया। इतना काफी था। बिना किसी संदेह के, जीवन की उत्पत्ति जीन मार्शल योद्धा द्वारा गिराई गई एक विशेषता थी। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। क्या व्हाइट ईगल नेशन के सभी मार्शल योद्धा जीन मार्शल योद्धा थे? अगर यह सच था, तो यह उसके लिए एक धमाका होगा। व्हाइट ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा अचानक कांप उठे। उन्हें लगा कि एक बुरी आभा उनकी ओर बढ़ रही है। योके ने उत्सुकता से अपने चारों ओर नजर घुमाई। इस समय कंट्री बेट और कंट्री नियोन के बीच की लड़ाई बहुत ही रोमांचक स्तर पर पहुंच चुकी थी। विजेता बहुत जल्द ही सामने आने वाला था। वह कंट्री नियोन था। यह परिणाम आश्चर्यजनक था। देश नियोन बड़ा नहीं था और उसके पास सीमित संसाधन थे। इसलिए उनके पास बहुत प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा नहीं थे। यह अप्रत्याशित था कि उन्होंने अपना पहला मैच जीत लिया। नियोन देश के मार्शल योद्धा खुशी से झूम उठे, मानो उन्होंने कोई महान उपलब्धि हासिल कर ली हो। बहुत से लोगों ने अपना सिर हिलाया। दूसरे देशों के कुछ मार्शल योद्धाओं ने तो उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा। वे देश नियोन के मार्शल योद्धाओं को नीची नजर से देखते थे। वांग टेंग ने अखाड़े में विशेषता बुलबुले उठाए। लकड़ी बल तारांकन 135, धातु बल तारांकन 110, लकड़ी बल तारांकन 85। इसके बाद तीसरा मैच था। देश जिया बनाम देश राफ। राफ देश से एक लंबा और ऊंचे कद का आदमी मैदान में आया। रेन किंगकॉन्ग भी खड़ा हो गया। वांग टेंग ने उस आदमी की तरफ देखा। वह 9 सितारा सैनिक स्तर पर पहुंच गया था, इसलिए रेन किंगकॉन्ग को इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। उसने उसे नहीं रोका। रेन किंगकॉन्ग मैदान में आया और अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा हो गया। मैच तुरंत शुरू हो गया। धमाका। उनकी सेनाएं फट गईं और एक दूसरे से टकरा गईं। हालांकि राफ देश का मार्शल योद्धा लंबा और मांसल लग रहा था, लेकिन उसकी गति आश्चर्यजनक थी। यह अप्रत्याशित था। हालांकि रेन किंगकॉन्ग से निपटना आसान नहीं था।
बिजली तत्व वाले मार्शल योद्धा के रूप में उनके पहले कदम ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। बिजली का बल, हर कोई हैरान था। देश जिया प्रतिभाओं को जन्म देता है। ये कहावत सही है, योकेन ने एक भयानक स्वर में कहा। उसकी नजर तेज हो गई। तो वह तो बस 9 स्टार सैनिक स्तर पर है, फोर्टेस ने कहा। तुम्हें क्या पता, हो सकता है कि वह इस साल ऐसा न कर पाए, लेकिन अगले साल क्या होगा, उसका चरण भविष्य में है, योक ने जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। फोर्टेस की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। क्या हम उससे छुटकारा पा लें? चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। ये कार्रवाई करने के लिए सुविधाजनक जगह नहीं है, योके ने हिचकिचाते हुए कहा। मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक होता गया। 1 मिनट के भीतर ही लड़ाई खत्म हो गई। रेन किंगकॉन्ग की क्षमता ठोस थी। उसने अपनी लीटिंग फिजिक पर महारत हासिल कर ली थी, इसलिए उसका शरीर बेहद मजबूत था। उसके चारों ओर बिजली चमक रही थी और उसने देश राफ के मार्शल योद्धा पर भयंकर हमला किया। राफ देश का मार्शल योद्धा वापस उड़ गया। जब वह हवा में था तो रेन किंगकॉन्ग उसके ऊपर प्रकट हुआ और उसे बुरी तरह से लात मारी। छींटे। राफ देश का ये योद्धा जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह गेंद की तरह सिकुड़ गया और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी, जिससे वह तुरंत बेहोश हो गया। देश जिया ने यह मैच जीत लिया। दूसरे देशों के योद्धा अचंभित थे। वे रेन किंगकॉन्ग को अलग अलग भावनाओं से देख रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। रेन किंगकॉन्ग दर्शकों के स्टैंड पर वापस आया और वांग टेंग की ओर देखा। फिर वह बिना कुछ कहे अपनी सीट पर बैठ गया। वांग टेंग ने उस नजर को समझ लिया। ये बंदा अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी। हालांकि रेन किंगकॉन्ग उसे निशाना बना रहा था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। रेन किंगकॉन्ग उससे हार गया था। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह कोई परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा। वांग टेंग पहले से ही उससे आगे था। उसके लिए पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं था। यदि रेन किंगकॉन्ग ने कुछ चाले चलने का फैसला किया तो वांग टेंग को उसे कुचलकर मार डालने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ये बंदा बिजली की विशेषता वाला पावर बैंक था। उसने कई बिजली की विशेषताओं को गिरा दिया था, और यह वांग टेंग के लिए एक अच्छी बात थी। बिजली बल तारांकन 6-0। बिजली बल 3-5। लिटिंग फिजिक तारांकन 1-2। मुकाबला जारी रहा। सभी देशों के योद्धा आगे आए और लड़ाई गर्मा गई। जांच के एक दौर के बाद ब्रिगेडियर जनरल स्टेज के नीचे के सभी मार्शल योद्धाओं ने एक दौर लड़ा था। इसमें हार और जीत दोनों थी। कंट्री जिया का रास्ता असाधारण रूप से आसान था। सभी छात्रों ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया। कोई भी नहीं हारा। दूसरे देशों के मार्शल योद्धाओं के चेहरे पर गंभीर भाव थे। जिया देश के मार्शल योद्धाओं की युवा पीढ़ी असाधारण थी। वे सभी सर्वश्रेष्ठ थे। कई लोगों ने यह भी देखा कि वांग टेंग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। वांग टेंग की उम्र जी शिमिंग और अन्य छात्रों जितनी ही थी। हालांकि वह दर्शकों के स्टैंड में शांति से बैठा था और मैच देख रहा था। क्या ये युवक ब्रिगेडियर जनरल स्टेज से ऊपर हो सकता है? व्हाइट ईगल नेशन इस समय कंट्री जिया पर ध्यान दे रहा था। उन्होंने उन मार्शल योद्धाओं को बहुत महत्व दिया जिन्होंने कार्रवाई नहीं की थी। आखिरकार सामने के छात्रों ने पहले ही बहुत ताकत का प्रदर्शन किया था। दूसरे लोग कितने कमजोर हो सकते हैं? फोर्टेस, कुने और वांग टेंग के साथ बातचीत करने वाले मार्शल योद्धाओं पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा, खासकर जब वह फोर्टेस से बात करता था तो उसका दबंग आभामंडल। वे उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करते थे। मुझे लगता है कि आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होंगे, फोर्टेस ने गुस्से से कहा। वे अहंकारी हो सकते हैं क्योंकि वे हमसे नहीं मिले हैं। हम उस समय उन्हें अपनी चालें दिखाएंगे। कुने ने भयानक ढंग से मुस्कुराया। विनम्र बनो। उन मार्शल योद्धाओं से निपटना आसान नहीं है। मार्शा ने ठहाका लगाया। मार्शा, क्या तुम्हें वो छोटा लड़का पसंद है? तुम उसके पक्ष में क्यों बोल रही हो? कुने ने मार्शा की ओर देखा और उपहास किया। कुने। फोर्टेस का चेहरा काला पड़ गया। सब लोग चुप रहो। योके ने उन पर कड़ी नजर डाली। जब तुम जिया देश के योद्धाओं से मिलो तो उन्हें कम मत समझना। जब तक जरूरी न हो अपने जीन म्यूटेशन का इस्तेमाल मत करना। भाई योके, हमने अपनी जीन क्षमता प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। हम उनका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? कुने सुनने को तैयार नहीं था। जीन क्षमता अभी भी परिपूर्ण नहीं है। आपने देखा कि पहले क्या हुआ था। एक वास्तविक लड़ाई के दौरान आप जंगली जानवर की चेतना को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, योके ने उन्हें गंभीरता से याद दिलाया। वह बहुत कमजोर है।
उसकी इच्छाशक्ति उतनी मजबूत नहीं है। हम अलग हैं। हमारी इच्छाशक्ति ने कई परीक्षण पास कर लिए हैं। हम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं, फोर्टिस ने कहा। ये सही है, हम अलग हैं। हम अपनी जीन क्षमता को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे बारे में चिंता मत करो, कुने ने कहा। तुम भूल जाओ, तुम जो चाहो कर सकते हो। अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना। योके ने नाक भान सिकोड़ी और चला गया। आज के मैच समाप्त हो चुके थे। वे आराम करने के लिए छोटे से शहर में लौट आएंगे और यह कार्यक्रम कल जारी रहेगा। फोर्टिस और कुने ने योके की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी ओर मार्शा सोच समझकर योक की पीठ को देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। मैं भगवान के लिए कार्य करने जा रहा हूं और उसे मार डालूंगा। शाम 7 बजे होटल में खाना खाने के बाद सभी लोग चले गए। वांग टेंग खड़ा हुआ, अपनी पीठ को फैलाया और संतुष्टि की सांस ली। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि यहाँ फोस शेफ द्वारा बनाया गया भोजन अपने आप में अनोखा और स्वादिष्ट था। चूंकि वे फोस शेफ बनने में सक्षम थे, इसलिए उनमें अपनी प्रतिभा थी। हालांकि वांग टेंग की टीम में सबसे कमजोर सदस्य 9 स्टार सैनिक स्तर पर था। इसलिए साधारण फोस व्यंजनों का प्रभाव बहुत सीमित था। अगर फोस शेफ मास्टर व्यक्तिगत रूप से उच्च श्रेणी की सामग्री का उपयोग करके उनके लिए व्यंजन बनाता तो वे अधिक प्रभावी होते। नोव एल बी जेएनएन। हालांकि माउंट सेंट ने उन्हें विशेष रूप से सेवा देने के लिए किसी फोस शेफ मास्टर की व्यवस्था नहीं की। हालांकि वांग टेंग एक फोस शेफ मास्टर थे, लेकिन माउंट सेंट व्यंजन खाने का यह उनका पहला मौका था, इसलिए उन्होंने ज्यादा पसंद नापसंद नहीं किया। वे उठे और होटल से बाहर चले गए। वांग टेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? डैन ताइक्सुआन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। घूमते हुए। वांग टेंग ने बिना पीठ घुमाए हाथ हिलाया और होटल से बाहर चला गया। यह आदमी। डैन ताइक्सुआन बेहद निराश था। विनिमय के दौरान किसी के मन में खेलने का कोई विचार नहीं आया। केवल इस हृदयहीन व्यक्ति ने वैश्विक विनिमय घटना को दिल पर नहीं लिया। वह वैसे ही खेलता और खाता रहा जैसा उसे करना चाहिए था। दूसरों को लग सकता है कि वह देश के पैसे का इस्तेमाल छुट्टी मनाने के लिए कर रहा है। रेन किंग कॉन्ग, जी शिमिंग और अन्य लोगों को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई जब उन्होंने वांग टेंग को जाते हुए देखा। आज एक दौर की लड़ाई के बाद उनके पास खेलने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। दूसरी ओर वांग टेंग पूरे दिन दर्शकों के स्टैंड पर बैठा रहा और उसने एक भी उंगली नहीं हिलाई। जब सभी ने इस बारे में सोचा तो वे थोड़ा हताश हो गए। वे दुखी महसूस करने लगे। उस पर ध्यान मत दो। अच्छे से आराम करो और कल के कार्यक्रम की तैयारी करो। डैन ताइक्सुआन असहाय महसूस कर रही थी। उसने अन्य छात्रों को सांत्वना दी और उन्हें वापस आराम करने के लिए भेज दिया। फोस शेफ तारांकन 20, फोस शेफ तारांकन 15, फोस शेफ 38। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग सड़क पर चल रहा था और उसने अपने आध्यात्मिक गति का उपयोग करके अपने आसपास बिखरे फोस शेफ गुणों को उठाया। जैसे जैसे विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन होते गए, माउंट सेंट व्यंजन पकाने की विधियां उसके दिमाग में तैरने लगी। फोस शेफ 1368 3000 मास्टर। वांग टेंग ने संतोष में सिर हिलाया। एक उत्कृष्ट और सर्वांगीण युवा के रूप में उसे अपना खाना पकाने का कौशल नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा कि कहावत है, एक महिला का दिल जीतने के लिए पहले उसकी भूख को जीतना चाहिए। वांग टेंग को लगा कि अपने पाक कौशल से वह शायद कई महिलाओं का दिल और भूख जीत सकता है। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ और अचानक कुछ सोचा। क्या यह प्रभावशाली नहीं होगा यदि वह दुनिया के सभी अलग अलग व्यंजनों की रेसिपी को समझ सके? उस समय कौन सी महिला उसके स्वादिष्ट भोजन का विरोध कर सकेगी? हे भगवान, हे भगवान। ठीक है, यह तय हो गया है। मैं एक सर्वांगीण भोजन प्रेमी बनूंगा। वांग टेंग कभी इतना दृढ़ निश्चयी नहीं था। फूड स्ट्रीट से निकलकर वांग टेंग ने अपना चेहरा छिपा लिया और एक अंधेरी आत्मा की तरह अंधेरे में विलीन हो गया। वह संग्रहालय में घुस गया। नमस्ते, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। वांग टेंग ने वही कदम दोहराए और क्रिस्टल खोपड़ी को सभी से छिपाते हुए प्रदर्शन से बाहर निकाला। वह उसे लेकर चला और उसमें से विशेषताएं एकत्रित की। ये छवि असहनीय थी। शाही क्षेत्र ज्ञानोदय 2, इंपीरियल क्षेत्र आत्मा तारांकन 1, इंपीरियल रियल स्पिरिट 3, एड्स बाय पब फ्यूचर। शाही क्षेत्र ज्ञानोदय तारांकन 1। जैसे जैसे उसने गुण एकत्रित किए, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को क्रिस्टल खोपड़ी में समाहित कर लिया और इसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पोषित करने के लिए किया। एक साथ 2 प्रभाव। परिणाम अद्भुत थे। ये अच्छा लगता है।
अन्य लोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए क्रिस्टल खोपड़ी का उपयोग कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी इस विधि की खोज नहीं की थी। उन्हें ये सौभाग्य नहीं मिला। वांग टेंग बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरी रात संग्रहालय में मौजूद चीजों को इकट्ठा किया और जब उन्हें लगा कि अब समय आ गया है, तभी वे अनिच्छा से संग्रहालय से बाहर निकले। ज्ञानोदय 166/3000 शाही क्षेत्र। आत्मा 194/3000 शाही क्षेत्र। उनकी ज्ञान प्राप्ति में 31 अंक की वृद्धि हुई और उनकी आत्मा में 36 अंक की वृद्धि हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों ही विशेषताएं शाही दायरे में थीं। सामान्य समय में उसके लिए अपनी शाही दायरे की आत्मा और ज्ञान को बढ़ाना बेहद मुश्किल था। क्रिस्टल खोपड़ी उसके लिए एक पोर्टेबल बैटरी की तरह थी। वांग टेंग की क्रिस्टल खोपड़ी पाने की इच्छा प्रबल हो गई। उसे यह अवश्य मिलना चाहिए। वे इसे प्रदर्शन पर रखकर बर्बाद कर रहे थे। क्यों न इसे सीधे उसे दे दिया जाए। अगले दिन सभी लोग फिर से प्राचीन कॉलिजियम में एकत्र हुए। सुबह का समय था, इसलिए पहाड़ों पर सुबह की हल्की धुंध छाई हुई थी। इसने आसमान को ढक लिया था और शिखर पर स्थित मूर्तियां और इमारतें वातावरण में और भी पवित्र लग रही थीं। वांग टेंग कोलोसियम के किनारे पर खड़ा था और शिखर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी नजरें हटा ली और बैठ गया। विभिन्न देशों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया था। कोलोसियम के ऊपर हवा में प्रतिस्पर्धा का भाव हल्का हल्का तैर रहा था। चोटी से एक आकृति नीचे तैरती हुई आई। यह सफेद गाउन पहने हुए महायाजक था। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाए और शांति से कहा, सब लोग, आज हम लॉटरी नहीं निकालेंगे। आप किसी भी प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। जब महायाजक ने अचानक नियम बदल दिए तो हर कोई हैरान रह गया। महायाजक, आपने अचानक विधि क्यों बदल दी? व्हाइट ईगल नेशन के योके ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यह पवित्र मंदिर के नेताओं द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय है। मैंने ये निर्णय नहीं लिया। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, तो आप 12 राशि चक्र महलों को चुनौती दे सकते हैं और अपनी अपील दर्ज कर सकते हैं। या आप इस विनिमय कार्यक्रम को छोड़ सकते हैं, उच्च पुजारी ने उदासीनता से कहा। यह पवित्र मंदिर द्वारा लिया गया निर्णय था। हालांकि सभी लोग आश्चर्यचकित थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि चुनाव की आजादी के कारण द्वंद्व युद्ध में कुछ बदलाव हो। उदाहरण के लिए, अब पुराने नियम काम नहीं करेंगे। हालांकि निर्णय अंतिम रूप से हो चुका था, इसलिए किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। यदि कोई प्रश्न नहीं है, तो द्वंद्व युद्ध अभी शुरू होगा। उच्च पुजारी अपनी बात समाप्त करने के बाद कोलोसियम के किनारे पर तैरते हुए चले गए और विभिन्न देशों के मार्शल योद्धाओं के अखाड़े में प्रवेश करने की प्रतीक्षा करने लगे। सभी राष्ट्र एक दूसरे को घूरते हुए चुप हो गए। कोई भी पहले नहीं बनना चाहता था। वांग टेंग उब गया था। उसने अपने स्पेस रिंग से एक टेबल निकाली और उस पर कुछ फल और स्नैक्स रखे। फिर वह वहां बैठ गया और खुशी से अपना खाना खाने लगा। कल मैच देखते हुए वह बहुत बोर हो गया था, इसलिए कल रात सड़कों पर घूमते हुए उसे अचानक एक विचार आया। उसने कुछ खाने का सामान खरीदा और देखो, आज उसका इस्तेमाल किया गया। उसने उसकी चतुराई की प्रशंसा की। वांग टेंग ने मन ही मन खुद को बहुत बहुत शाबाशी दी। डैन ताइक्सुआन और अन्य लोग उसकी हरकतों से स्तब्ध थे, उसे अचंभित होकर देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। दूसरे देशों के योद्धाओं के जबड़े जमीन पर गिरते हुए महसूस हुए। वे अजीब भाव से वांग टेंग को घूर रहे थे। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? क्या उसे पता नहीं था कि यह कौन सा अवसर था? महायाजक के शांत चेहरे पर घबराहट की एक झलक दिखाई दी। उसे लगा कि उसकी मनस्थिति, जिसे उसने कई वर्षों से विकसित किया था, जिया देश के इस युवक द्वारा कुचली जा रही थी। वह अवश्य ही शैतान होगा। भाड़ में जाओ, मुझे भगवान के लिए काम करने दो और उसे मार डालो। महायाजक ने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत किया। उसने अपने दिल की उतावलेपन को दूर भगाया और महायाजक की कुलीनता और उदासीनता को फिर से हासिल कर लिया। इस समय व्हाइट ईगल नेशन से कोई व्यक्ति बाहर आया और कोलोसियम के केंद्र में आया। उसने वांग टेंग की ओर इशारा किया और गुस्से से चिल्लाया, मैं, फोर्टेस, तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। क्या तुम चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? जवान आदमी, आपकी तलवार की चेतना पर्याप्त कठोर नहीं है। वांग टेंग खुशी खुशी कुरकुरी और रसीली तली हुई कॉडफिश का टुकड़ा चबा रहा था, तभी उसने अचानक व्हाइट ईगल नेशन के फोर्टेस को उसे चुनौती देते हुए देखा। वह दंग रह गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये व्यक्ति उसे चुनौती देना चाहता था। वांग टेंग ने पलटकर अपने चारों ओर नजर घुमाई। हर कोई उसे देख रहा था।
उसने बेकाबू होकर अपनी नाक की ओर इशारा किया। वह एक अच्छा शो देखने की योजना बना रहा था और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अखाड़े में पहला व्यक्ति होगा। डायरेक्टर, ये स्क्रिप्ट सही नहीं है। क्या मुख्य पात्र को सबसे अंत में नहीं आना चाहिए? और फिर उस बेवकूफ ने उसे क्यों चुना? क्या उसे लगता था कि वह बहुत आजाद है? जल्दी करो, यहां खुद को शर्मिंदा मत करो, डैन ताइक्सुआन ने असहाय होकर कहा। उसे मुझे ही क्यों चुनना पड़ा? वांग टेंग गुस्से में था। क्या फोर्टेस को लगता था कि वह कमजोर है और उसे धमकाना आसान है? ठीक है, तुम्हें तमाशा खड़ा करना अच्छा लगता है। शिकारी उस पक्षी को गोली मार देगा जो बाहर निकला हुआ है। तुम्हारे अलावा वह किसकी तलाश कर सकता है? झू युशाओ उसकी दुर्दशा पर हंसा। तमाशा खड़ा करने से तुम्हारा क्या मतलब है? बिना कुछ किए द्वंद्वयुद्ध देखना क्या उबाऊ नहीं है? अगर मेरे पास कुछ खाने को नहीं है तो मैं समय कैसे बिता सकता हूँ? वांग टेंग नाखुश था, लेकिन फिर भी वह खड़ा हो गया। चूंकि दूसरे पक्ष ने चुनौती पेश की थी, इसलिए कुछ और कहना बेकार था। वह चुनौती से बच नहीं सकता था। इस खाने का ध्यान रखना। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वो वहीं गायब हो गया और पुनः अखाड़े में प्रकट हो गया। तेज रेन, किंग कॉन्ग और अन्य लोग ये दृश्य देखकर चौंक गए। वांग टेंग ने अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया था, लेकिन यह उन्हें असहाय महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। यह एक बहुत बड़ा अंतर था जिसे वे कभी पाट नहीं सकते थे। अखाड़े में फोर्टेस की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि वांग टेंग अचानक उसके पास ही प्रकट हो गया। उसके पैरों के नीचे धूल उड़ रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे लगा कि शायद उसने जिया देश के इस युवक को कम आंका होगा। तुमने मेरे खाने में बाधा डाली। वांग टेंग की नजरें अमित्र थीं। उसने फोर्टेस को घूरते हुए कहा, चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। फोर्टेस के सिर की नसें उभर आईं। वांग टेंग की आवाज से उसे लगा कि वह उसे नीची नजर से देख रहा है। उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने वांग टेंग को घूर कर देखा। उसने अपने मुंह से शब्द निकाले, तुम मौत की तलाश में हो। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपने पैर जमीन पर पटके और एक सुनहरे तीर की तरह बाहर निकल आया। वह वांग टेंग की ओर दौड़ा। उसके हाथों में तलवारों की एक जोड़ी दिखाई दी। उन्होंने तलवार की एक तीखी चमक बनाई। उसने अपने दाहिने हाथ की तलवार को वांग टेंग की छाती पर मारा, जबकि अपने बाएं हाथ की तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाकर उसके पीछे हटने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। वांग टेंग का चेहरा शांत था। उसका शरीर एक अजीब मुद्रा में मुड़ गया और उसने फोर्टेस के हमले को आसानी से चकमा दे दिया। फोर्टेस के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उसके हाथों में तलवारें नाच रही थीं, एक के बाद एक वांग टेंग पर हमला कर रही थीं। तलवार की आभा हवा में भर गई और उसे पूरी तरह से डुबो दिया। हालांकि वांग टेंग की युद्ध जागरूकता बहुत शक्तिशाली थी। उसने अपने पैर ऐसे हिलाए जैसे वह पार्क में टहल रहा हो। उसके प्रतिद्वंद्वी के सभी हमले विफल हो गए। NO12BIN.CO। दर्शक दीर्घा में व्हाइट ईगल राष्ट्र के लोग गंभीरतापूर्वक द्वंद्व युद्ध देख रहे थे। जिया देश का वह मार्शल योद्धा बहुत शक्तिशाली है, कुने ने धीमी आवाज में कहा। फोर्टेस बहुत अधीर है। उसका प्रतिद्वंद्वी उसका नेतृत्व कर रहा है। अगर वह जल्दी ही मुक्त नहीं हुआ, तो वह नुकसान में रहेगा। योक ने अपना सिर हिलाया और कहा। एनए फोर्टेस एक घमंडी व्यक्ति है। खुद को वांग टेंग से हारने नहीं देने के कारण उसने अपना संयम खो दिया है, मार्शा ने चमकती आंखों से कहा। बड़े ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा भी द्वंद्वयुद्ध देख रहे थे। ये वांग टेंग काफी दिलचस्प है। अर्नोल्ड ने युवक की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गेराल्ड, वह तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। अगर उसकी यही काबिलियत है तो ये काफी नहीं है। गेराल्ड सुंदर था और उसके बाल सुनहरे थे। उसकी निगाहें उदासीन थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सच है। हालांकि व्हाइट ईगल राष्ट्र के असली दुर्जय योद्धा अभी तक सामने नहीं आए हैं, अर्नोल्ड ने कहा। गेराल्ड गंभीर हो गया और सिर हिलाया। एक ऊंचे मार्शल योद्धा जो देश के सुअर से एक भालू की तरह लग रहा था, ने वांग टेंग और फोर्टेस को अखाड़े में देखा। वह हंसा और बोला, क्या वे कोई खेल खेल रहे हैं? उन पर ध्यान मत दो, वेलेरिया। तुम्हारे विरोधी वे नहीं हैं। समान कद के एक योद्धा ने प्रशंसा भरी दृष्टि से अपने बगल में बैठी महिला की ओर देखा। ये सही था, ये भारी भरकम योद्धा एक महिला थी। उसके अंग मोटे थे और उसकी लंबाई 2 मीटर से भी ज्यादा थी। शरीर पर उभरी हुई मांसपेशियां होने के बावजूद उसका चेहरा बाबी डॉल जैसा सुंदर था। एक किंग कांग बाबी। कंट्री नियॉन की दिशा में एक 1.5 मीटर लंबी महिला चुपचाप नीचे लड़ाई को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था।
ट्योंग जी, क्या तुम उसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हो? उसके बगल में खड़े आदमी ने पूछा। मैं नहीं कर सकता। जिया देश का आदमी बहुत रहस्यमय है। एक अजीब सी रोशनी चमकी ट्योंग जी की आंखों में, हालांकि उसकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। तुम भी कुछ नहीं बता सकते? आदमी ने बड़बड़ाया। अखाड़े में फोर्टिस गुस्से में था क्योंकि वह वांग टेंग को नहीं मार पा रहा था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह जोर जोर से सांस लेने लगा। वह चिल्लाया, क्या तुम बंदर हो? क्या तुम सिर्फ चकमा देना जानते हो? आओ और मेरे साथ आमने सामने लड़ो। वांग टेंग अचानक रुक गया और फोर्टेस को घूरते हुए बोला, अपने शब्द वापस लो। फोर्टेस ने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखाई दी। जब वह वांग टेंग की ओर बढ़ा तो उसकी नजरों में तिरस्कार की भावना दिखाई दी। मरना। दोनों तलवारें हवा में उड़ गईं। फोर्टेस ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। सुनहरी तलवार का विस्फोट हुआ और वांग टेंग डूब गया। वांग टेंग उसी जगह पर ठंडे भाव से खड़ा रहा। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और होश में आकर सुनहरी तलवार पकड़ ली। हर कोई अचंभित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या वह मौत की तलाश में था? उसने होश में तलवार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? वह खुद को बहुत ज्यादा आंक रहा है। डैन ताइक्सुआन तुरंत उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। फोर्टेस ने भयानक तरीके से मुस्कुराया। वह खुद को अधिक आंकने के लिए वांग टेंग का मजाक उड़ा रहा था। यहां तक कि एक निम्न स्तरीय सामान्य चरण मार्शल योद्धा भी अपने हाथों से उसकी सुनहरी तलवार का स्वागत करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वांग टेंग मौत की तलाश में था। टकराना। अगले ही पल फोर्टिस की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वांग टेंग ने स्वर्णिम तलवार की चमक को सफलतापूर्वक पकड़ लिया था। फिर उसने उसे अपने हाथों से कुचल दिया। उसने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। सबकी निगाहों के सामने सोने की तलवार इंच इंच करके बिखर गई। वह नष्ट हो गई। यह दृश्य बहुत उत्तेजक था। यह विश्वास करना कठिन था कि कोई अपने भौतिक शरीर से तलवार चेतना को नष्ट कर सकता है। क्या वांग टेंग ने अपने शरीर को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया था? मार्शल योद्धा जो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, एक के बाद एक खड़े हो गए और अपनी आंखें चौड़ी करके वांग टेंग को घूरने लगे। डैन ताइक्सुआन ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने वांग टेंग को कम आंका था। क्या उसका भौतिक शरीर भी इतना शक्तिशाली था? अखाड़े में वांग टेंग ने स्वर्ण तलवार चेतना को नष्ट कर दिया और अपना सिर उठाया। एक सौम्य मुस्कान के साथ उसने फोर्टेस को देखा। युवक, आपकी तलवार चेतना पर्याप्त मजबूत नहीं है। लानत है। फोर्टेस तुरंत पीछे हट गया। इस दृश्य ने उसे बहुत उत्तेजित कर दिया था और उसे वांग टेंग से खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। बहुत भोला। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और गायब हो गया। फोर्टेस अवाक रह गया। उसने अपने आसपास वांग टेंग की आकृति को तलाशा। तुम्हारे पीछे। तभी उसके कान के पास एक शांत आवाज सुनाई दी। वह उससे कुछ इंच की दूरी पर थी। ओह बकवास। फोर्टेस अपना सिर घुमाना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टकराना। उसके बगल में एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। फोर्टेस को अपने सिर पर जोरदार झटका और भयंकर दर्द महसूस हुआ। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। सबने अखाड़े की ओर देखा। वांग टेंग के हाथ में अचानक एक सुनहरी ईंट आ गई, जिसे देखकर वे दंग रह गए। डैन ताइक्सुआन ने अपना चेहरा ढक लिया। जल्दी करो और उत्परिवर्तित करो, जल्दी करो। शर्मिंदा करने वाला। उसने दुनिया के सामने खुद को शर्मिंदा कर लिया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान कार्यक्रम था और विभिन्न देशों की सभी प्रतिभाएं यहां एकत्रित हुई थीं। यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। वे अपनी गरिमा के लिए लड़ रहे थे। वांग टेंग अधिक गंभीर क्यों नहीं हो सके? वह अच्छा अभिनय कर सकता था या कोई शो कर सकता था। इससे बेहतर कुछ भी नहीं था। क्या वह ईंट को हथियार बनाकर हमारे देश की संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है? और तो और, ये सोने की ईंट है। क्या उसे यह घटिया नहीं लगती? डैन ताइक्सुआन ने अपना चेहरा ढक लिया। वह वांग टेंग की तरफ देखना नहीं चाहती थी। वह उससे संबंध तोड़ना चाहती थी। सबकी नजरें अजीब थीं। वे वांग टेंग को ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अजीब आदमी हो। दरअसल ज्यादातर मार्शल योद्धा अचंभित थे। वे वांग टेंग और फोर्टेस के बीच बारी बारी से देखते रहे, खास तौर पर फोर्टेस के सिर के पीछे बड़े उभार को। वे कांप उठे। उनके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। यहां तक कि महायाजक भी अवाक रह गया। उसकी शांति एक बार फिर टूटने के कगार पर थी। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में गड़गड़ाहट हो रही है। वह वांग टेंग के कारण अचंभित था।
झू युशाओ ने गहरी सांस ली और पूछा, ये वांग टेंग का हथियार है? क्यू फे, यानबो और अन्य लोग डैन ताइक्सुआन की ओर मुड़े। वे वांग टेंग से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उसके पास ये चाल है। वे जिज्ञासा से भर गए। एक प्रसिद्ध प्रतिभा के रूप में, क्या ईंट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना उचित था? क्या उसे यह अपमानजनक नहीं लगा? यहां तक कि शांत और सुस्त म्यू झिगुओ ने भी डैन ताइक्सुआन को घूरते हुए उसके मुंह से कुछ जानकारी पाने की उम्मीद की। एड्स बाय पब फ्यूचर। जी शियमिंग, लुओ चेंग और अन्य छात्रों ने राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के दौरान वांग टेंग की हरकतों को देखा था, इसलिए वे ईंट से बेहद परिचित थे। जब उन्होंने अन्य लोगों के चेहरों पर अविश्वास के भाव देखे, तो उन्होंने उन्हें तुम कुएं में मेढक की तरह हो वाली नजर से देखा। उन्हें यह सामान्य लगा। गंभीरता से सभी को होश आया और वे अवाक रह गए। उन्हें लगा कि उन्हें गलत दिशा में ले जाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने इस भयावह विचार से छुटकारा पाने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। लेकिन फोर्टेस को दयनीय हालत में जमीन पर पड़ा देखकर उन्हें ताजगी क्यों महसूस हुई? व्हाइट ईगल नेशन के लोग खौफनाक तरीके से चुप थे। उनके देश की प्रतिभा को ईंट से जमीन पर फेंक दिया गया। व्हाइट ईगल नेशन के लिए यह साल का सबसे अच्छा मजाक हो सकता है। योके कांप रहा था, उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। उसे बुरा लग रहा था। हालांकि इस एक्सचेंज इवेंट का कोई लाइव प्रसारण नहीं था, लेकिन यहां जो कुछ हुआ उसे कोई नहीं छिपा सकता था। इस तरह की बड़ी खबर को भुलाया नहीं जा सकता। जब आदान प्रदान समाप्त हुआ, नहीं, जब दिन समाप्त हुआ, तो ये समाचार पूरी दुनिया में फैल गया। सभी मीडिया आउटलेट्स की सुर्खियां ये हो सकती हैं, हे भगवान। व्हाइट ईगल नेशन के एक प्रतियोगी को कंट्री जिया के फाइटर की ईंट से जमीन पर पटक दिया गया। क्या व्हाइट ईगल नेशन बहुत कमजोर है या कंट्री जिया बहुत विकृत है? योक ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने बगल की मेज पकड़ी और चिल्लाया, फोर्टेस, उठो। अपनी जीन क्षमता का इस्तेमाल करो। भाड़ में जाओ, बेवकूफ। इस समय उसे अपनी छवि की परवाह नहीं थी। उसने गालियां देना भी शुरू कर दिया। वह भूल गया था कि उसने युद्धरत योद्धाओं को अपनी जीन क्षमता का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। सावधानी से इसका उपयोग करने की बात तो दूर रही, वे दुनिया के सामने शर्मिंदा हो चुके थे। सावधानी से इसका उपयोग करने का क्या मतलब था? अन्य देशों के मार्शल योद्धाओं को यूके पर दया आ गई जब उन्होंने उसे क्रोध में कूदते देखा। NOWELL-BEAT-JAN.COM। ये दुखद था। योके की चीख का कुछ असर हुआ होगा। फोर्टेस, जो जमीन पर पड़ा था, अचानक हिल गया। उसके शरीर से धीरे धीरे एक भयंकर आभा बाहर निकली। वांग टेंग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इसके बजाय वह बहुत खुश हुआ और उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक उठी। अच्छा हुआ, वह उत्परिवर्तित हो रहा था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जीवन की उत्पत्ति के गुण होंगे। वांग टेंग ने फोर्टेस को उत्साह से देखा। जल्दी करो और उत्परिवर्तित करो, जल्दी करो। एड्स बाय पब फ्यूचर। झू युशाओ और अन्य लोगों को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था। जब उन्होंने फोर्टेस को ऊपर चढ़ते और अपनी जीन क्षमता का उपयोग करते देखा, तो उनके चेहरे के भाव बदल गए। अपना कदम बढ़ाओ। वह आदमी किसका इंतजार कर रहा है? झू युशाओ गंभीर हो गया और बेचैन हो गया। डैन ताइक्सुआन ने भौहें सिकोड़ ली। अखाड़े की स्थिति को देखते हुए वह चिंतित थी। वे अकेले नहीं थे। दूसरे देशों के मार्शल योद्धा यह नहीं समझ पाए कि वांग टेंग ने मौका मिलने पर हमला क्यों नहीं किया। ये युवक बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है। वह दूसरे पक्ष द्वारा अपना उत्परिवर्तन पूरा करने का इंतजार कर रहा है, लार्ज ईगल नेशन के गेराल्ड ने टिप्पणी की। अति आत्मविश्वास अहंकार है। मैं देखना चाहता हूं कि वह इससे कैसे निपटेगा। अर्नोल्ड मुस्कुराया। कंट्री नियॉन के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति शानबेन क्वान ने कहा, वांग टेंग अजीब है। हाँ, वह अजीब है। टोंग जी, जो उसके बगल में थी, कुछ नहीं बोली। वह भावशून्य होकर नीचे के मैदान को देख रही थी, लेकिन उसकी निगाहों में उत्साह देखा जा सकता था। वांग टेंग ने फोर्टेस के परिवर्तन को देखते हुए गिराए गए गुणों को ग्रहण कर लिया। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 3-5। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 38। धातु बल तारांकन 1-2-0। वह पिटाई इसके लायक थी। देखो, उसने आध्यात्मिक क्षेत्र के कई ज्ञान और आत्मा के गुणों को छोड़ दिया था। हालांकि यह उसके लिए सिर्फ एक भूख बढ़ाने वाला था, फिर भी यह भोजन था। वह बहुत ज्यादा नखरेबाज नहीं था। अचानक वांग टेंग की आंखें चमक उठी। ये गिर गया, ये गिर गया, ये गिर गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। जीवन की उत्पत्ति 2। जीवन की उत्पत्ति तारांकन 1। जैसा कि अपेक्षित था, जीवन की उत्पत्ति की विशेषताएं फिर से गिर गईं।
कुल 3 अंक थे, पिछले मार्शल योद्धा से 2 अधिक। वांग टेंग खुशी से चिल्ला पड़ा। यह अद्भुत लग रहा था। उसने अपनी विशेषताओं पर गौर करने से पहले ही अपनी भावनाओं पर आपातकालीन ब्रेक लगा दिया। पैनल जीवन की उत्पत्ति 1354। जीवन की उत्पत्ति को उठाने के बाद उसके गुण पैनल पर एक नई पंक्ति दिखाई दी थी। मूल रूप से उनके पास जीवन की उत्पत्ति के 1350 अंक थे। अतिरिक्त 3 अंक और पहले के 1 अंक के साथ ये 1354 हो गया। वांग टेंग को नहीं पता था कि इस संख्या का क्या मतलब है, लेकिन जैसे जैसे जीवन की उत्पत्ति बढ़ती गई, आरामदायक एहसास मजबूत होता गया। यह एक ऐसा प्रत्यक्ष लाभ था जिसे पाने के लिए अन्य लोग मरने को तैयार थे। वांग टेंग संतुष्ट था। गर्जन। अचानक उसके सामने से एक भयंकर गर्जना की आवाज आई। फोर्टेस का उत्परिवर्तन कुछ ही सांसों में समाप्त हो गया। उसने अचानक अपना सिर उठाया और जंगली जानवर की तरह अपनी खड़ी पुतलियों से वांग टेंग को घूरा। उसका रूप पूरी तरह बदल गया था। उसके शरीर पर काले रंग के शल्क उगाए थे और उसके हाथ तीखे पंजों में बदल गए थे। उनसे धातु जैसी चमक निकल रही थी। उसकी निगाहें निर्दयी थीं, लेकिन जब उसकी नजर वांग टेंग से मिली तो वह दंग रह गया। वह आदमी ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह हंस रहा हो? तुम क्यों हंस रहे हो? फोर्टेस ने गुस्से से कहा। उसकी निगाहें खतरनाक थीं। क्या मैं हंस रहा हूं? वांग टेंग ने सीधा चेहरा बनाए रखा और इनकार किया। तुम गलत हो। मैं नहीं हंस रहा हूं। तुम बिल्कुल भी मजाकिया नहीं हो। फोर्टेस, वैसे भी अब तुम बहुत बदसूरत लग रही हो। वांग टेंग ने फोर्टेस को देखा और टिप्पणी की। फोर्टेस के सिर की नसें उछलने लगी। अरे यार, इस आदमी ने तो उसके घाव पर नमक छिड़क दिया। उसका बदला हुआ रूप बहुत ही बदसूरत था। यह उसकी सुंदर छवि को नष्ट कर रहा था। क्षमा करें, मैं समय पर नहीं रुका। फोर्टेस को लगा कि वह बहुत सुंदर है। अपने उत्परिवर्तित रूप के लिए उसे केवल यही अफसोस था कि वह बहुत बदसूरत था। पहले तो वह अपने आप ही इस बात को भूल गया था। उसने तय किया कि इस मैच के बाद वह तुरंत अपनी सामान्य फॉर्म में लौट आएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने यह आदमी उसकी पोल खोल देगा। उसे इस बारे में बात क्यों करनी पड़ी? ये बदमाश इतना परेशान क्यों था? मनुष्यों को जंगली जानवरों से सभ्य प्रजाति बनने में कई साल लग गए। तुम सब पीछे क्यों जा रहे हो? क्या जंगली जानवर बनना मजेदार है? वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और बोलना जारी रखा जैसे कि उसने फोर्टेस के हाव भाव पर ध्यान ही नहीं दिया हो। फोर्टेस का चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया था। वह गुस्से में था। वांग टेंग बहुत परेशान करने वाला था। उन्हें अपनी जीन क्षमता पर गर्व था, लेकिन वांग टेंग ने उनके साथ जंगली जानवरों जैसा व्यवहार किया। यह असहनीय था। जब तुम इंसान हो सकते हो तो तुम्हें जानवर क्यों बनना पड़ता है? क्या तुम्हें वह शैली ज्यादा पसंद है? वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और जोर से आश्चर्य से पूछा। फोर्टेस, व्हाइट ईगल राष्ट्र के लोग, विश्व भर के मार्शल योद्धा, डैन ताइक्सुआन और अन्य, क्या आपको ये शैली पसंद है? वह व्हाइट ईगल नेशन के लोगों को क्या समझता था? विकृत। वांग टेंग की आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर कोई उसे साफ सुन सकता था क्योंकि वे सभी मार्शल योद्धा थे। वे अवाक थे। यह आदमी बहुत दुष्ट था। वह अपनी बातों से ही किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था। हर कोई व्हाइट ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धाओं को देख रहा था। वे अपनी दुर्दशा पर प्रसन्न थे। मैंने सुना है कि व्हाइट ईगल नेशन। वांग टेंग अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन फोर्टेस अब उसकी बकवास नहीं सुनना चाहता था। चुप रहो। फोर्टेस गुस्से से भड़क उठा। एक दहाड़ के साथ उसका शरीर वहीं गायब हो गया। वह वांग टेंग की ओर बढ़ते हुए एक छाया में बदल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मरना। इस समय फोर्टेस की गति और ताकत दोनों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ। उसके हाथों में तलवारें थीं, और वह उन्हें काट रहा था, जिससे तलवारों की तीखी आभा निकल रही थी। धातु तलवार सचेत 5वें स्तर। फोर्टेस की धातु की तलवार की आभा को बढ़ावा मिला, जो 5वें स्तर पर पहुंच गई। ये बहुत तेज थी, इतनी कि ऐसा लग रहा था कि यह हवा को काट सकती है। कोलोसियम के मजबूत मैदानों पर तलवार के निशान दिखने लगे। हवा में धूल उड़ी। वांग टेंग शक्तिशाली तलवार के नीचे एक कमजोर और असहाय छोटी घास की तरह सचेत होकर खड़ा था। क्या वह इसे रोक सकता है? ये दृश्य देख रहे सभी योद्धाओं के मन में यही प्रश्न उठा। उन्होंने व्हाइट ईगल नेशन के मार्शल योद्धाओं की जीन क्षमता को बहुत महत्व दिया। वे जीन क्षमता के प्रभाव में साधारण मार्शल योद्धाओं और व्हाइट ईगल नेशन के मार्शल योद्धाओं के बीच अंतर देखना चाहते थे।
लेकिन अप्रत्याशित रूप से वांग टेंग ने कुछ नहीं किया। उसने तलवार की चमक को नीचे गिरने दिया। धमाका। तलवार की चमक ने वांग टेंग के पूरे शरीर को घेर लिया, जबकि क्षेत्र में बल विस्फोट हुआ। बची हुई शक्ति फैलते हुए भयावह थी। वह हार गया। लुओ चेंग और बाकी लोग अविश्वास में नीचे देख रहे थे। वह व्यक्ति जो उनसे इतना अधिक शक्तिशाली था, इतनी आसानी से कैसे पराजित हो सकता है। आसमान में डैन ताइक्सुआन ने ऊपर देखा। वह अकेली नहीं थी, कई अन्य योद्धाओं ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की और ऊपर देखा। महायाजक की आंखों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, यह युवक दिलचस्प है। एक काली आकृति सुनहरे प्रकाश के बीच आकाश से नीचे उतरी, जिससे एक सुंदर चाप बन गया। फोर्टेस आश्चर्यचकित था। वह पीछे झुक गया और हमले से बचना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्रतिद्वंद्वी की चाल को देखकर वांग टेंग के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने अपना शरीर नीचे किया और ईंट को फोर्टेस के सिर पर दे मारा। धमाका। ईंट सीधे फोर्टेस पर लगी, जिससे वह 10 मीटर से भी अधिक दूर जा गिरा। वह जमीन पर गिर पड़ा। फोर्टेस का सिर उसके उत्परिवर्तन के बाद और भी कठोर हो गया था। उसने अपना सिर हिलाया और उछल पड़ा। गुस्से में दहाड़ते हुए वह फिर से वांग टेंग की ओर दौड़ा। तुम्हारा सिर कठोर है। वांग टेंग थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर एक बार फिर गायब हो गया। फोर्टेस का दिल धड़क उठा जब उसने वांग टेंग को गायब होते देखा। उसे अभी अभी इस अजीबोगरीब फुटवर्क की वजह से बहुत तकलीफ हुई थी और उसके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ था। उसे अभी भी डर का एहसास हो रहा था। यह आदमी धूर्त था। उसे छिपकर हमला करना बहुत पसंद था। इस बार उसने सबक सीख लिया था। चूंकि वह वांग टेंग को नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए उसने अपनी तलवारें लहराई और उसके शरीर को सभी दिशाओं में रोक दिया। मैं यहां हूं। अचानक वांग टेंग की आकृति फोर्टेस के बाईं ओर दिखाई दी। वह हंसा। धमाका। फोर्टेस तैयार था और उसने अपनी लंबी तलवार बाईं ओर घुमाई। दुर्भाग्य से वांग टेंग फिर से गायब हो गया और पीछे केवल उसकी छाया रह गई। तुम कहां मार रहे हो? क्या तुम अंधे हो गए हो? मैं यहां हूं। उसके पीछे से वांग टेंग की आवाज सुनाई दी। फोर्टेस डर के मारे उछल पड़ा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी लंबी तलवार वापस घुमा ली, लेकिन वह फिर चूक गया। वांग टेंग फोर्टेस के इर्द गिर्द लगातार दिखाए और गायब होता रहा। उसकी छायाएं लगातार बनी रहीं और फोर्टेस की आंखें पूरी तरह से व्यस्त रहीं। फोर्टेस को चक्कर आ रहा था। उसे नहीं पता था कि असली वांग टेंग कहां है। फोर्टेस हारने जा रहा है। टोंगजी ने अपना सिर हिलाया। लार्ज ईगल नेशन के गेराल्ड और कंट्री बोअ की वेलेरिया ने भी अपना सिर हिलाया। उन्हें पता था कि फोर्टेस हार रहा है। ये बेवकूफ। योके का चेहरा बदसूरत था। उसने मन ही मन कोसा। कुने और बाकी लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। ये युवक उनके साथ खेल रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। देश जिया से मार्शल योद्धा दुष्ट था। अखाड़े में वांग टेंग ने देखा कि फोर्टेस ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थी और वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था और इधर उधर करवटें बदल रहा था। वांग टेंग को पता था कि उसने अपनी सारी खूबियां ले ली है, इसलिए वह अचानक बाहर निकल आया और अपनी नाचती हुई तलवार की चमक के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। उसने अपनी ईंट बाहर पटक दी। टकराना, टकराना, टकराना। वांग टेंग ने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हुए फोर्टेस के चेहरे पर बार बार ईंट मारी। फोर्टेस को इस पिटाई से बहुत धक्का लगा। वह वहीं घूम गया और उसकी आंखों में सितारे चमकने लगे। ब्रिगेडियर जनरल स्टेज मार्शल योद्धा को ईंट से चेहरे पर तब तक मारा गया जब तक कि वह अपने आसपास के माहौल को समझ नहीं पाया। कोई भी बता सकता था कि वांग टेंग कितना निर्दयी था। कुछ सेकंड बाद फोर्टेस का चेहरा सुअर के सिर की तरह सूज गया। उसके सिर पर कई धक्के थे। वह बहुत दुखी लग रहा था। अब जो भी उसे देखता, उसके गरिमापूर्ण रूप की प्रशंसा करता। पर्याप्त। अचानक व्हाइट ईगल नेशन की दिशा से एक चिल्लाहट आए। वांग टेंग का हाथ हवा में रुक गया। धातु की ईंट फोर्टेस के चेहरे से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर रुक गई। उसने मुड़कर योके की ओर देखा। योके ने ठंडे स्वर में कहा, हम हार स्वीकार करते हैं। धमाका। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, वांग टेंग की ईंट अचानक गिर गई। फोर्टेस अपने पैरों से उछल पड़ा। वह जोर से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। योके क्रोधित हो गया। मुझे खेद है, मैं समय पर नहीं रुक सका। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वांग टेंग ने मासूमियत से उसकी ओर देखा। कुतिया। योक इतना गुस्से में था कि उसे खून की उल्टी होने लगी। ये कमीना शैतान था। वह अमानवीय था। हॉन्फना। युद्ध समाप्त हो गया और फोर्टेस को देखकर सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए।
ये युवक हृदयहीन था। NO12BIN.com। फोर्टेस को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि अब उसका चेहरा देखना भी मुश्किल हो गया था। उसका सिर अपने मूल आकार से दुगुना सूज गया था। ये बहुत ही दयनीय था। यहां तक कि एक ब्रिगेडियर जनरल स्टेज मार्शल योद्धा को भी इस पिटाई के बाद झटका लगेगा। उन्होंने मैदान में वांग टेंग को देखा। उसने अपनी ईंट को ऐसे उड़ाया जैसे वह उस पर जमी धूल को उड़ा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी ईंट को बहुत संभाल कर रखता है। अजीब। ये व्यक्ति निश्चित रूप से अजीब था। जहरीला दूध। मौन। कोलोसियम में भयानक सन्नाटा छा गया था। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह से लड़ सकते हैं और इस तरह का द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। खासकर विदेशियों को। उन्हें लगा कि उन्हें कुछ जानकारी मिल गई है। ये ग्लोबल एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस थी। भले ही आपने रोमांचक और ग्लैमरस मैच की योजना नहीं बनाई हो, लेकिन आपको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, कमीने। मार्शल योद्धाओं ने पाया कि जब वे कोलोसियम में बेहोश फोर्टेस को देख रहे थे तो उनके होंठ फड़क रहे थे। उन्हें उसके सूजे हुए सिर का भयावह दृश्य थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जल्द ही वे उसके साथ सहानुभूति रखने लगे। कैसी बेचारी छोटी सी चीज है। वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है। सभी की निगाहें अस्पष्ट हो गईं जब उन्होंने फिर से वांग टेंग की ओर देखा। डर। यहां तक कि जिन प्रतिभाओं ने अभी तक लड़ाई शुरू नहीं की थी, जैसे गेराल्ड, वेलेरिया और टोंगजी, उनके दिलों में भी डर था। उनकी निगाहें टिमटिमा रही थी और उनके सिर में दर्द हो रहा था। अगर वे इस स्थिति से मिलते हैं तो ये परेशानी वाली बात होगी। साथ ही वे वांग टेंग की क्षमता को स्वीकार करने के लिए एक अनोखे तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। खांसी। महायाजक ने आखिरकार अपना संयम वापस पा लिया। हालांकि उसका चेहरा अच्छा नहीं था। अपराधी के रूप में जिसने उसकी शांत मानसिकता को तोड़ा था, उसने वांग टेंग को कोई भी अच्छा भाव नहीं दिया। वह उस चिड़चिड़े चेहरे को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। उसने मुड़कर योके से कहा, व्हाइट ईगल नेशन का फोर्टेस ये द्वंद्व हार गया है। कृपया उसे नीचे ले आओ। योके का चेहरा काला पड़ गया था। उसे और भी ज्यादा अपमानित महसूस हुआ। वह अखाड़े में भागा, फोर्टेस को उठाया और वांग टेंग को घूर कर देखा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हारी बहन के साथ संबंध बना लिए हैं। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाई। योक एड्स बाय पब फ्यूचर। उसका चेहरा एकदम हरा हो गया। इस कमीने को कैसे पता चला कि उसकी एक बहन भी है। योके का गुस्सा फूट पड़ा। पहले वह अपनी प्यारी छोटी बहन पर नजर डालने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति की टांगें तोड़ देता था, लेकिन उसके सामने खड़े इस आदमी से निपटना थोड़ा मुश्किल था। उसे यकीन नहीं था कि वह वांग टेंग की टांगें तोड़ पाएगा। वांग टेंग को अचानक एहसास हुआ कि उस आदमी का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया था और उसकी निगाहें क्रूर थीं। वह दंग रह गया। उसने क्या कहा? यह आदमी ऐसा क्यों लग रहा था मानो वह उसे मार डालना चाहता हो। रुको, क्या सचमुच उसकी कोई छोटी बहन थी? वांग टेंग का चेहरा अजीब हो गया। उसने पूछा, अगर आपकी कोई छोटी बहन है और वह सुंदर है, तो आप उसे मुझसे मिलवा सकती हैं। चीख। ये योके के दांत पीसने की आवाज थी। योके ने वांग टेंग को ऐसे घूरा जैसे वह मरा हुआ मांस हो। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अगर वह वैश्विक घटना के बीच में नहीं होता, अगर उसकी पहचान उसे आवेग में आकर काम करने की अनुमति नहीं देती, तो वह वही वांग टेंग से लड़ता। आप अच्छे हैं। उसने ये दो शब्द अपने मुंह से निकाले और चला गया। उसे डर था कि अगर उसने वांग टेंग को फिर से देखा तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। आह जीजाजी, मत जाए। हम चर्चा कर सकते हैं। वांग टेंग ने चिल्लाते हुए कहा जब उसने योके को जल्दी में जाते देखा। योके बीच में ही लड़खड़ा गया। उसने अपनी गति बढ़ाने से पहले जोर से सांस ली। वह इस कमीने से दूरी बनाए रखना चाहता था। वांग टेंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया जब उसने देखा कि योके उसे इस तरह चकमा दे रहा है जैसे वह कोई जहरीला बिच्छू हो। उसे लगा कि दूसरे पक्ष को उसके प्रति कुछ गलतफहमी है। उसने आह भरी और फैसला किया कि जब भी उसे मौका मिलेगा, वह उसे ठीक से समझाएगा। वह योके की उसके बारे में धारणा बदलना चाहता था और उसे रास्ते में अपनी छोटी बहन से मिलवाने के लिए कहना चाहता था। वांग टेंग को लगा कि इस दुनिया में कोई भी उसे नहीं समझता। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। जमीन पर कई विशेषता वाले बुलबुले तैर रहे थे। वे गोल और प्यारे लग रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 80। आध्यात्मिक क्षेत्र का ज्ञान 125। जीवन की उत्पत्ति 2। धातु बल तारांकन 350। दोहरा हथियार चलाने का कौशल 60। वांग टेंग ने चुपचाप विशेषता बुलबुले गिने और फिर मुड़कर दर्शकों के स्टैंड की ओर चल दिया। उसने अपनी ठोड़ी को छुआ।
वास्तव में पिटाई बेकार नहीं गई। आध्यात्मिक क्षेत्र ज्ञान और आत्मा की एक बड़ी संख्या गिरा दी गई थी। दूसरों से लाभ पाने का यही सही तरीका था। साथ ही उन्हें ओरिजिन ऑफ लाइफ के 2 और अंक मिले। अब उनके ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंक 1356 हो गए थे। एक दूधिया सफेद चमक वांग टेंग के शरीर में समा गई, जिससे वह अदृश्य सफेद रोशनी में नहा उठा। हालांकि दूसरे लोग उस रोशनी को नहीं देख पाए। वांग टेंग ने अपने दिल में कराहते हुए कहा। उसका पूरा शरीर खींचा हुआ महसूस हुआ। यह बेहद आरामदायक था। यह तो जहरीला दूध था। यह आश्चर्यजनक था, लेकिन जहरीला भी था। वांग टेंग कांप उठा। दर्शकों के स्टैंड की ओर बढ़ते हुए उसकी नजर कई बार बदली। डेन ताइक्सुआन और अन्य लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे थे। झू यूशाओ ने काफी हिचकिचाहट के बाद कहा, आपने व्हाइट ईगल राष्ट्र के लोगों को नाराज कर दिया है। वे इतने संकीर्ण सोच वाले नहीं हैं, है ना? यह एक सामान्य द्वंद्व था, वांग टेंग ने अपराध बोध से कहा और व्हाइट ईगल राष्ट्र की दिशा में देखा। एक सामान्य द्वंद्व युद्ध। सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। वांग टेंग को उनकी निगाहों से असहज महसूस हुआ। उसका सिर सुन्न हो गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। देखो तुमने उसे कितनी जोर से मारा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक सामान्य द्वंद्व युद्ध माना जाता है? क्या तुम्हारे पास जमीर नहीं है? झाओ युवानबू ने मजाक उड़ाया। तुम्हें क्या पता? मुझे अपनी सीमाएं पता है। उसकी शक्ल थोड़ी बदसूरत हो सकती है, लेकिन 2 दिन बाद वह ठीक हो जाएगा। मैं अपने देशों के बीच अच्छे रिश्ते बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम सब मुझे फंसा रहे हो। यह बहुत निराशाजनक है, वांग टेंग ने सही कहा। उद्धरण चिन्ह। वांग टेंग की बेशर्मी से हर कोई हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आपने उसे तब तक मारा जब तक वह सूअर के सिर में नहीं बदल गया, लेकिन आप कहते हैं कि यह बस थोड़ा बदसूरत था। क्या आपने अभी कहा कि आप दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ उसके बाद हमारा रिश्ता अच्छा हो सकता है? अगर अगली बार जब फोर्टेस तुम्हें देखेगा तो वह तुम्हारी ओर नहीं बढ़ेगा, तो हम तुम्हारा उपनाम इस्तेमाल करेंगे। झाओ युवानबू ने ठंडी मुस्कान दी। नहीं, अगर तुम चाहो तो अपना सरनेम बदल सकते हो। हमें इसमें मत घसीटो, रेन किंग कॉन्ग ने कहा। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो उनके साथ अच्छे संबंध रखने के बारे में मत सोचो। यह अवास्तविक है। जी जिमिंग ने वांग टेंग के कंधे को थपथपाया और सार्थक लहजे में कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरा विश्वास करो, जब वह मुझे दोबारा देखेगा तो मुस्कुराएगा, वांग टेंग ने दृढ़ता से कहा। वे फिर चुप हो गए। क्या उसके सिर में कुछ गड़बड़ थी? उसने उसे इतनी बुरी तरह पीटा था। वह उस पर क्यों मुस्कुराएगा? खैर, जब तक कि पिटाई से उसका सिर खराब न हो जाए। NO12BIN.CO। जब वे बहस कर रहे थे तब भी मैच जारी रहा। कंट्री बोअर से एक मार्शल योद्धा नीचे आया और चिल्लाया, मैं एंड्रू बड़े ईगल राष्ट्र को चुनौती देना चाहता हूं। वांग टेंग ने नीचे खड़े ऊंचे व्यक्ति पर नजर डाली। वह बैठ गया और खाना खाते हुए खुशी से मैच देखने लगा। मैं ये करूंगा। लार्ज ईगल नेशन का एक मार्शल योद्धा बाहर आया और कोलोसियम में प्रवेश किया। कृपया अपना नाम बताएं, एंड्रू ने कहा। विलियम, बड़े ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा ने कहा। फफ। वांग टेंग ने अपना ड्रिंक उगल दिया। उनके नाम थे एंड्रू और विलियम। ये नाम उनके देश में बहुत आम थे। कई लोगों का नाम एक जैसा था। क्या मजाक है? झू यूशाओ ने उसे अजीब नजरों से देखा और पूछा। मैं नहीं हंस रहा हूं। मैच देखो, वांग टेंग ने हकलाते हुए कहा और विषय बदल दिया। झू यूशाओ ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। उसे लगा कि वांग टेंग थोड़ा पागल है। क्या उसने बचपन में अपना सिर पीट लिया था? जैसे ही उन्होंने बात की, एंड्रू और विलियम लड़ने लगे। वांग टेंग को ज्ञान की प्राप्ति हुई। धमाका। नीचे की लड़ाई बेहद रोमांचक थी। वे दोनों आगे पीछे हो रहे थे, विस्तृत कालीजियम में एक दूसरे से हिंसक रूप से टकरा रहे थे और बल विस्फोट कर रहे थे। सभी को लगा कि द्वंद्व फिर से पटरी पर आ गया है। बस इतना ही था। यह असली प्रतियोगिता थी। वांग टेंग और फोर्टेस के मैच को तो गिना ही नहीं गया। ऐसा लग रहा था कि वांग टेंग मैच देख रहा था, लेकिन असल में उसका ध्यान अपनी विशेषताओं वाले पैनल पर था। उसने पहले ही डुअल वाइल्डिंग स्किल विशेषता वाला बबल प्राप्त कर लिया था और अपने दिमाग में उससे जुड़ी जानकारी देख रहा था। इसे युद्ध तकनीक कहने के बजाय 2 तलवारों को एक साथ चलाने का तरीका कहना ज्यादा उचित होगा। ये काफी उपयोगी था। कभी कभी 2 तलवारों का प्रयोग करने से उसे बहुत लाभ मिलता था।
फोर्टेस के साथ युद्ध के दौरान वांग टेंग को महसूस हुआ कि उसकी दोहरी चाल बहुत तेज और सटीक थी। अगर वह पर्याप्त तेज नहीं होता तो उसके लिए फोर्टेस के हमलों का विरोध करना मुश्किल होता। फोर्टेस की क्षमता उससे बहुत कमजोर थी। वह दोहरे हथियार चलाने के कौशल को उच्च स्तर तक निष्पादित करने में सक्षम होगा। जरा सोचिए, अगर वह युद्ध के दौरान अपने हाथों में 2 तलवारें लेकर चले और अपना रास्ता काट दे, वह दृश्य कितना सुंदर होगा। धमाका। अखाड़े से एक जोरदार धमाका हुआ। प्रतियोगियों की मुट्ठियां आपस में टकराईं और एक शक्तिशाली बल निकला जो पूरे कोलोसियम में फैल गया। कंट्री बोआ के एंड्रू छठे स्तर की मुट्ठी चेतना तक पहुंच चुके हैं। हम इनमें से किसी भी प्रतिभा को कम नहीं आंक सकते, क्यू फेई ने कहा। बड़े ईगल राष्ट्र के मार्शल योद्धा की जल मुट्ठी चेतना भी 5वें स्तर पर पहुंच गई है। उनकी बल साधना अधिक है, इसलिए वे समान शक्ति के हैं, यान बो ने विश्लेषण किया। उन्होंने प्रतियोगिता को देखते हुए टिप्पणी की। म्यू झिगुओ और अन्य लोग उनकी राय से सहमत थे। इन दोनों लोगों में एक जैसी क्षमता थी, लेकिन युद्ध कौशल के मामले में एंड्रू, जो छठे स्तर की मुट्ठी चेतना तक पहुंच गया था, अधिक मजबूत था। धमाका। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसा कि अपेक्षित था, कुछ और झड़पों के बाद विलियम को खून की उल्टी हुई और वह हवा में उछल गया। वह हार गया। मैच समाप्त हो गया और लार्ज ईगल नेशन के विलियम अफसोस के साथ मैदान से बाहर चले गए। कंट्री बोआ के लोग बहुत खुश थे। वे एंड्रू के चारों ओर इकट्ठे हुए और खुशी से हंसे। वांग टेंग भी खुश था। उसने अखाड़े में गिराए गए विशेषता बुलबुले पर नजर डाली और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन्हें उड़ा दिया। पृथ्वी बल तारांकन 380। पृथ्वी मुट्ठी सचेत 120। जल बल तारांकन 420। जल मुट्ठी सचेत 90। वहां 2 प्रथम चेतन विशेषताएं थीं। वांग टेंग बहुत खुश हुआ। एक तो धरती थी और दूसरा पानी। दोनों ही उसकी जरूरतें थीं। मिराज माउंटेन मुट्ठी चेतना और एप किंग मुट्ठी चेतना दोनों पृथ्वी मुट्ठी चेतना थे। वांग टेंग इस मुट्ठी चेतना को मिराज माउंटेन मुट्ठी चेतना पर ढेर करना चाहता था। इन 2 मुट्ठी चेतनाओं में से मिराज माउंटेन मुट्ठी अधिक मजबूत थी। मिराज माउंटेन फिस्ट 350/5005वां स्तर। उनकी मिराज माउंटेन फिस्ट चेतना का विकास विशेषता बुलबुले के साथ साथ उनकी स्वयं की साधना से हुआ। फिर पानी की मुट्ठी चेतना थी। उसके पास यह मुट्ठी चेतना नहीं थी, इसलिए यह उसके लिए एक और कौशल था। जैसे ही पानी का बुलबुला उसके शरीर में विलीन हुआ, वांग टेंग के दिमाग में यादें उभरने लगी। एक व्यक्ति दिन ब दिन, साल दर साल पानी में अपनी मुट्ठी के कौशल का अभ्यास कर रहा था। आखिरकार उसने पानी की गति को समझ लिया और जब वह मुक्का मारता था तो अंतहीन जल चेतना को छोड़ने में सक्षम हो जाता था। उसकी मुट्ठी के कौशल की तीव्रता तेजी से बढ़ गई। जल मुट्ठी चेतना और पृथ्वी मुट्ठी चेतना का संयोजन, कोमलता और शक्ति का युग्मन, एक मजबूत प्रभाव पैदा कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह विचार अचानक वांग टेंग के मन में आया। जल मुट्ठी चेतना 90/1000 प्रथम स्तर। उसने अभी अभी मुट्ठी भर पानी इकट्ठा किया था, इसलिए उसका स्तर बहुत कम था। अगर वह इन 2 मुट्ठी चेतनाओं को जोड़ना चाहता है तो उन्हें समान स्तर पर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वे एक पूरे में विलय करने में सक्षम नहीं होंगे। मजबूत वाला बस कमजोर वाले को दबा देगा। पृथ्वी बल और जल बल ने उसकी नींव को मजबूत करने में मदद की ताकि वह अगले क्षेत्र तक शीघ्रता से पहुंच सके। अगर वह मैचों में हिस्सा नहीं भी लेता तो भी उसे बहुत फायदा हो सकता था। यहाँ बहुत सारे टैलेंट थे। कल्पना कीजिए कि वह कितने बुलबुले उठा सकता था। विभिन्न देशों के योद्धा एक के बाद एक सामने आए, लेकिन वे सभी साधारण थे। वे मजबूत थे, लेकिन आकर्षक नहीं थे। हालांकि वांग टेंग के लिए इसमें कोई अंतर नहीं था। वे सभी उपकरण थे जो उसके लिए विशेषता बुलबुले गिराते थे। लकड़ी बल तारांकन 450। लकड़ी मुट्ठी सचेत 150। आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 120। जीवन की उत्पत्ति 3। अग्नि बल तारांकन 520। आग मुट्ठी सचेत 180। जल बल तारांकन 360। वाटर ब्लेड कॉन्शियस 95। ये कहना जरूरी था कि मौजूद मार्शल योद्धा वास्तव में विभिन्न देशों के शीर्ष प्रतिभाशाली थे। लगभग सभी ने एक निश्चित चेतना को प्रबुद्ध किया था। वे सभी अलग अलग थे। कुछ कमजोर थे जबकि अन्य मजबूत थे। हालांकि बिना किसी अपवाद के वे सभी चौथे स्तर से ऊपर थे। इससे वांग टेंग के लिए चीजें आसान हो गईं। उसने विशेषता बुलबुले तब तक उठाए जब तक उसका हाथ कमजोर नहीं हो गया। भले ही उसने उन्हें उठाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल न किया हो, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी सुन्न हो रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग की नजर चमक उठी।
अलग अलग मुट्ठी चेतनाओं का ज्ञान उसके दिमाग में कौंध गया। धीरे धीरे वह भौहें सिकोड़ने लगा। ये सही नहीं था। अगर वह मुट्ठी भर चेतना को अलग अलग उठाता तो बहुत समय बर्बाद होता। यह उसके लिए अच्छा सौदा नहीं था। यदि वह उन्हें एक साथ इकट्ठा कर सके तो इससे समय और प्रयास की बचत होगी। मैं 5 तत्वों वाली मुट्ठी क्यों नहीं बनाता और 5 अलग अलग तत्वों की चेतना को एक साथ क्यों नहीं मिलाता? वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी रगड़ी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता उतना ही अधिक वह उत्सुक होता जाता। 5 तत्वों का संयोजन निश्चित रूप से एक असाधारण युद्ध तकनीक को जन्म देगा। इससे भी अधिक, इसमें विभिन्न चेतनाएं पोषण करेगी। वांग टेंग को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसकी आंखें चमक उठी और फिर उसने उन्हें धीरे से बंद कर लिया। उसके मन में विभिन्न विचार एक साथ आ गए। डैन ताइक्सुआन और अन्य लोगों ने तुरंत उसके परिवर्तन को नोटिस किया क्योंकि उन्होंने वांग टेंग से एक अजीब आभा आती हुई महसूस की। उसे क्या हुआ? झू युशाओ ने उत्सुकता से पूछा। ये ज्ञानोदय है, डैन ताइक्सुआन ने आश्चर्य से कहा। ज्ञानोदय? जी ज्यूमिंग और अन्य लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वे चौड़ी आंखों से वांग टेंग को घूरने लगे। वह मैच देखते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता था। क्या उसे विभिन्न देशों के मार्शल योद्धाओं के मैचों से कुछ अविश्वसनीय सीख मिली थी? वह कितना भाग्यशाली था। ध्यान रहे, अत्यंत उच्च बुद्धि वाले प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी ज्ञान प्राप्ति के बहुत अधिक अवसर नहीं थे। आखिरकार ज्ञान प्राप्ति केवल बुद्धि पर निर्भर नहीं थी। प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए आपको थोड़ी किस्मत की आवश्यकता थी। जी शियुमिंग जैसे लोगों के लिए उन्हें भाग्यशाली माना जाता था कि उन्हें अपनी उम्र में 1 या 2 बार ज्ञान प्राप्ति हो गई। अधिकांश लोगों के पास ऐसा कोई मौका नहीं था। वे नहीं जानते थे कि आत्मज्ञान की अनुभूति कितनी अद्भुत थी। सिर्फ जी ज्यूमिंग ही नहीं, यहां तक कि डैन ताइक्सुआन भी वांग टेंग से ईर्ष्या करता था। NO12BIN.com ज्ञान की प्राप्ति संयोगवश हुई थी। फिर भी वांग टेंग को ये ज्ञान खाना खाते समय और मैच देखते समय प्राप्त हुआ। किसे ईर्ष्या नहीं होगी? ईमानदारी से कहें तो क्या वह लेडी लक की नाजायज संतान थी? मुझे आश्चर्य है कि वह इस समय क्या सोच रहा होगा। जी ज्यूमिंग ने ईर्ष्या से वांग टेंग को देखा। रुको और देखो, उससे दूर हटो, उसे परेशान मत करो, डैन ताइक्सुआन ने कहने से पहले सभी की ओर देखा। वे सभी समझदार थे और उन्होंने वांग टेंग को थोड़ी जगह दी। इस समय कोई भी परेशानी नहीं पैदा करेगा। एक योद्धा के लिए किसी की आत्मज्ञान प्राप्ति में बाधा डालना उसकी आजीविका को खत्म करने जैसा था। वे कट्टर दुश्मन होते। यहां तक कि रेन किंग कॉन्ग और झाओ युवानवु, जो वांग टेंग को पसंद नहीं करते थे, ने भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे ईर्ष्यालु थे, अगर वे ऐसा कुछ भी घृणित करते तो उन्हें हर कोई नीची नजर से देखता। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी के मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। अचानक वांग टेंग ने अपनी आंखें खोली। उनमें एक आकर्षक चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य चीज हो। 589 यह प्रकट हुआ, बर्फ तत्व उपकरण। 5 अलग अलग मुट्ठी चेतनाएं एक दूसरे में विलीन हो गईं, एक दूसरे को प्रतिबंधित और मजबूत किया। अंत में वे एक पूरी तरह से नए मुट्ठी कौशल में बदल गए। जब वांग टेंग ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने दिमाग में सब कुछ बना लिया था। इन 10 मिनटों में ही आसमान छूती मुट्ठी का हुनर पैदा हो गया। इस मुट्ठी के हुनर में बहुत संभावनाएं थीं। अगर वह इसे लगातार सुधारता रहा और इसे विकसित करने के लिए 5 अलग अलग मुट्ठी चेतनाओं का इस्तेमाल करता रहा, तो भविष्य में यह अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंच सकता है। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और वह वास्तविकता में लौट आया। हालांकि जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह डर के मारे उछल पड़ा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने डैन ताइक्सुआन और अन्य लोगों से हैरानी से पूछा। ऐसा लग रहा था मानो वे उसे जिंदा ही खा जाना चाहते हो। उनका स्वाद इतना प्रबल कब हो गया? उन्होंने उस जैसे असभ्य युवक को भी नहीं छोड़ा। उसकी मां सही कह रही थी। आदमी को हमेशा बाहर खुद को बचाकर रखना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? डैन ताइक्सुआन ने उसे घूर कर देखा। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें मैच देखने से ज्ञान की प्राप्ति हुई, झू युशाओ ने ईर्ष्या से कहा। जी ज्यूमिंग, म्यूजिगुओ और अन्य लोग उससे सहमत थे। वे ईर्ष्या से भरे हुए थे। मेरी किस्मत सामान्य है, तुम्हें पता है। तुम्हें इतना ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। अगला व्यक्ति तुम हो सकते हो। वांग टेंग ने बात को घुमा फिरा कर कहा। क्या आपको लगता है कि हम आपकी बात पर विश्वास करेंगे? क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? क्या आपको लगता है कि आत्मज्ञान एक ऐसा व्यंजन है जिसे आसानी से ऑर्डर किया जा सकता है? झाओ युवानवु अवाक रह गया। तुम्हें बहुत लाभ हुआ होगा, है ना?
झू युशाओ ने पूछा। ये ठीक है, मुझे कुछ लाभ हुआ है, वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और जवाब दिया। NO12BIN.CO। उन्होंने देखा कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहता था, इसलिए उन्होंने आगे जांच नहीं की। यह उसका रहस्य था, उनके लिए इसकी तह तक जाना उचित नहीं था। लेकिन इससे यह और पुष्टि हुई कि वांग टेंग का लाभ बहुत बड़ा था। एड्स बाय पब फ्यूचर तस्क, क्या उसने सोचा था कि वे नहीं बता सकते? वांग टेंग को उनकी ईर्ष्या या जलन की परवाह नहीं थी। वह नीचे के मैदान को घूरता रहा। जब वह आत्मज्ञान की अवस्था में था, तो कोलोसियम में कई गुण बुलबुले जमा हो गए थे। ये गुण बुलबुले अभी तक गायब नहीं हुए थे, इसलिए उसने उन्हें जल्दी से उठा लिया। पृथ्वी बल तारांकन 110, लकड़ी बल तारांकन 6-5, धातु बल तारांकन 105, अग्नि बल तारांकन 80, जीवन की उत्पत्ति 3, अग्नि तलवार सचेत 6-5। हो, जैसे ही विशेषता बुलबुले उसके शरीर में विलीन हुए, वांग टेंग ने अचानक धीरे से सांस ली। जीवन की उत्पत्ति एक बार फिर बुलबुले के बीच प्रकट हुई। वांग टेंग कांप उठा, खुद को कराहने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। 3 सेकंड बाद उसने चुपके से सबकी तरफ देखा और पाया कि वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उसने चुपचाप राहत की सांस ली। ये बहुत कठिन था, इसमें अग्नि तलवार चेतना विशेषता भी थी। वांग टेंग ने अपने मन में तलवार चेतना के माध्यम से जाना, जिससे उसकी अग्नि तलवार चेतना दूसरे स्तर तक बढ़ गई। इस समय नीचे का मैच खत्म हो चुका था। कोई और बाहर आया। ये स्नो कंट्री का एक मार्शल योद्धा था। उसके लंबे, थोड़े नीले बाल थे। वह थोड़ा गैर मुख्यधारा का लग रहा था। यह आदमी बहुत सुंदर है। वह मुझसे बस थोड़ा कम सुंदर है, वांग टेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर डेन ताइक्सुआन। सब लोग, वे वांग टेंग की बेशर्मी के आदी थे, लेकिन कभी कभी वे अभी भी उसके शब्दों से अवाक महसूस करते थे। उसकी त्वचा कितनी मोटी थी। स्नो कंट्री के मार्शल योद्धा ने भीड़ को स्कैन किया, इससे पहले कि उसकी नजर आखिरकार कंट्रीजिया की दिशा में रुकी। उसने कहा, मैं कंट्रीजिया को चुनौती देना चाहता हूं। झू युशाओ और अन्य लोग दंग रह गए। वह उन्हें चुनौती देना चाहता था। वांग टेंग और फोर्टेस के मैच को देखने के बाद दूसरे देशों के मार्शल योद्धाओं ने देशजिया से बचने का फैसला किया। आखिरकार किसी को नहीं पता था कि वे वांग टेंग से मिलेंगे या नहीं। हालांकि झू युशाओ और अन्य लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह एक आदान प्रदान था। अंत तक देशजिया को अकेला छोड़ना असंभव था। अगर वे देशजिया को चुनौती नहीं देने का फैसला करते क्योंकि उन्हें वांग टेंग द्वारा निशाना बनाए जाने का डर था, तो देशजिया आसानी से यह प्रतियोगिता जीत जाएगा। ये वह नहीं था जो अन्य देश देखना चाहते थे। हालांकि जब इस मार्शल योद्धा ने उन्हें चुनौती दी, तो उसके साथी हैरान रह गए। यहां तक कि कंट्री स्नो की टीम के नेता ने भी अपना आपा खो दिया और सीधे चिल्लाया, रुको, हिल्सन, बेवकूफी मत करो। नेता के लिए इस तरह चिल्लाना थोड़ा शर्मनाक था, लेकिन अगर उसके मार्शल योद्धा को फोर्टिस की तरह सुअर के सिर में पीटा गया, तो यह और भी बुरा होगा। स्नो कंट्री एक छोटा देश था जिसकी आबादी 30 मिलियन से भी कम थी। इसलिए वहां प्रतिभाओं की संख्या सीमित थी। वह नहीं चाहता था कि हिल्सन कंट्रीजिया के खिलाफ हार जाए। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे उन्हें सार्थक दृष्टि से देखने लगे। ऐसा लग रहा था कि यह टीम का निर्णय नहीं था, बल्कि मार्शल योद्धा की व्यक्तिगत पसंद थी। ये व्यक्ति दिलचस्प था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हिल्सन ने अपना सिर हिलाया और आगे कहा, मैंने सुना है कि देशजिया में बहुत प्रतिभाएं हैं। मेरा देश भले ही छोटा हो, लेकिन मैं एक महान राष्ट्र की शक्ति को देखना चाहता हूं। इसलिए कृपया अपना प्रतियोगी भेजें। मुझे देखने दे कि देशजिया में प्रतिभाएं कैसी हैं। स्नो कंट्री के नेता की बोलती बंद हो गई। वह उस युवक को रोकना चाहता था, लेकिन उसे मना करने का कोई वाजिब कारण नहीं मिल रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर, उसने देशजिया को चुनौती देने की हिम्मत की क्योंकि वह एक महान राष्ट्र की शक्ति को देखना चाहता था। अगर वह उसे रोकता रहा, तो वह एक कायर नेता की तरह लगेगा। इस देश के स्नो का मार्शल योद्धा षड्यंत्र रच रहा है। महान राष्ट्र की शक्ति, क्या वह मुझे अपनी ईंट का उपयोग न करने के लिए मजबूर कर रहा है? वांग टेंग ने व्यंग्य किया। सब अवाक रह गए। ऐसे समय में भी तुम अपनी ईंट के बारे में क्यों सोच रहे हो? दरअसल वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने मार्शल योद्धा के इरादे भी समझ लिए थे। वह कंट्रीजिया का इस्तेमाल करके अपना नाम कमाना चाहता था। हालांकि वह वांग टेंग से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये तरीका अपनाया। वह काफी चतुर था। कौन जा रहा है? डेन ताइक्सुआन ने मुस्कुराकर दिलचस्पी से पूछा। ये युवक तो सीधे सीधे उन्हें भड़का रहा था। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता था?
वांग टेंग उठना चाहता था, लेकिन झू युशाओ पहले खड़ा हो गया और बोला, मुझे करने दो। वांग टेंग, सबकी सुर्खियां मत चुराओ। इसके अलावा आप लीडर हैं। आपको सबसे आखिर में रहना होगा। कई प्रतिभाएं आपका इंतजार कर रही हैं। मुस्कुराते हुए वांग टेंग फिर से बैठ गए और कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। उसी समय उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से नीचे खड़े व्यक्ति को देखा। वांग टेंग की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने कहा, वो एक बर्फ तत्व मार्शल योद्धा है। यह पहली बार था जब उनकी मुलाकात एक ब्रिगेडियर जनरल स्टेज आइस एलिमेंट मार्शल योद्धा से हुई थी। देश बर्फ से यह मार्शल योद्धा उसके लिए बर्फ बल विशेषता बुलबुले का उत्पादन करने के लिए एक उपकरण बन गया था। एक बर्फ तत्व मार्शल योद्धा। झू युशाओ ने आश्चर्य से कहा, आप कैसे कर सकते हैं? कहना, मेरे पास अपने तरीके हैं, वांग टेंग ने कहा। उत्परिवर्तित ताकतों से निपटना मुश्किल है। सावधान रहें। ठीक है। झू युशाओ ने मैदान में कूदने से पहले गंभीरता से सिर हिलाया। देशी बर्फ, हिल्सन, देश जिया, झू युशाओ। दोनों ने अपना परिचय दिया और एक दूसरे को गौर से देखने लगे। धमाका। अचानक वे दोनों हिल गए। कंट्री स्नो के मार्शल योद्धा के हाथ में एक बर्फ का भाला दिखाई दिया। उसने उसे बाहर निकाल दिया, जिससे झू युशाओ की ओर कई बर्फीली आभाएं निकल गईं। बर्फ कोकून काया। झू युशाओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसके शरीर पर बल विस्फोट हो गया। अग्नि बल। यही कारण था कि वह बर्फ तत्व से नहीं डरती थी। झू युशाओ ने अपने हाथ में लंबी तलवार थाम ली। जैसे ही तलवार बर्फीली शक्ति से टकराए, आग की लपटें उठने लगी। बर्फ और अग्नि बल ज्वालामुखी की तरह फट पड़े, जबकि चिलचिलाती गर्मी और जमा देने वाली ठंड ने पूरे कोलोसियम को अपनी चपेट में ले लिया। कोलोसियम का आधा हिस्सा जम गया था। बाकी आधा हिस्सा आग की लपटों के कारण जल गया था। जब हिल्सन ने देखा कि उसका पहला हमला काम नहीं कर रहा है, तो वह वहीं गायब हो गया। उसने झू युशाओ पर पीछे से हमला किया। झू युशाओ ने नाक भान सिकोड़ी। अपने शरीर को हिलाते हुए और अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचते हुए, उसने अपनी तलवार को हिंसक तरीके से नीचे गिरा दिया। लाल रंग की तलवार की चमक हवा में फैल गई। जहां भी वह छूती, बर्फ पिघल जाती। हिल्सन के हमले एक के बाद एक उसकी तलवार से नष्ट हो गए। झू युशाओ की नजरें झिलमिला उठी। उसका प्रतिद्वंद्वी सीधे हमले का सामना नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह इधर उधर दौड़ रहा था और झू युशाओ के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। बूम बूम बूम। दोनों के बीच बार बार टकराव हुआ और वे अलग हो गए। यह देखना मुश्किल था कि किसका पलड़ा भारी है। लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। बर्फ के देश का मार्शल योद्धा काफी मजबूत है, झाओ युवानबू ने गंभीरता से कहा और नीचे देखा। इनमें से किसी भी मार्शल योद्धा को कम मत समझो, चाहे वे छोटे देशों से ही क्यों न हो। इन सभी में कुछ बेहद प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा हैं। डैन ताइक्सुआन ने सभी की ओर देखा और शांति से कहा। जी शियमिंग और रेन किंग कॉन्ग जैसे लोग 9 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा थे जो ब्रिगेडियर जनरल स्तर तक नहीं पहुंचे थे। लेकिन वे अभी भी फसल की क्रीम थे, इसलिए उन्हें उन पर कुछ गर्व होगा। इसलिए वे कंट्री स्नो जैसे छोटे देशों को नीची नजर से देखते थे। हालांकि हिल्सन की क्षमता को देखने के बाद उन्होंने उन्हें कम आंकना बंद कर दिया। क्या झू युशाओ उसे संभाल सकता है? जी जियमिंग ने कहा। यह कहना मुश्किल है। म्यू झिगुओ ने अपना सिर हिलाया। यह एक दुर्लभ क्षण था जब उसने अपना मुंह खोला। बर्फ और आग स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को प्रतिबंधित करते हैं। उनकी क्षमता भी एक दूसरे के बराबर है, इसलिए विजेता की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। ये वास्तव में थोड़ा कठिन होगा। वांग टेंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने अपना मुंह खोला और नीचे देखा। सभी लोग चौंक गए। वांग टेंग ने कई बार अपनी दूरदर्शिता दिखाई थी और वह हमेशा सही साबित होता था। इसलिए जब उन्होंने उसका फैसला सुना तो वे दंग रह गए। धमाका। इस समय नीचे की लड़ाई की स्थिति बदल गई। हिल्सन के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली आभा उठी। उसकी बर्फीली शक्ति ऐसे उछली जैसे उसे बहुत बड़ी उत्तेजना मिली हो। साथ ही उसके बाल बर्फीले नीले हो गए थे, हवा में बेतहाशा नाच रहे थे। यहां तक कि उसकी आंखें भी बर्फीली नीली हो गईं। वे एक ठंडी आभा दे रही थीं, लेकिन साथ ही वे जादुई और अजीब लग रही थीं। अगले ही पल बर्फ की एक बड़ी मात्रा हिल्सन के शरीर की सतह पर बर्फ की एक परत में इकट्ठी हो गई, जिससे एक बर्फ का कवच बन गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। झू युशाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। अग्नि शक्ति बिना रोक टोक के उसके शरीर से बाहर निकल पड़ी। हालांकि हिल्सन को डर नहीं लगा। वह दहकती लपटों के बीच से निकल गया।
झुलसा देने वाली लपटें उसके शरीर पर बर्फ के कवच को पिघलाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। वह सीधे झू युशाओ के पास गया जो आग की लपटों के बीच खड़ा था। झू युशाओ हैरान थी। वह पीछे हटना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। हिल्सन का मुक्का उसके शरीर पर लगा। झू युशाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर कुछ कदम पीछे हट गई। उसने अपने दांत पीस लिए और खुद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मजबूर किया। वह जमीन पर आधे घुटनों के बल बैठी थी। पफट। उसने मुंह भर खून की उल्टी की। तुम हार गए, हिल्सन ने उदासीन स्वर में कहा। उसका पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ था जबकि उसकी निगाहें बेहद ठंडी थीं। झू युशाओ हार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन वह अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर थी। वह खड़ी होते ही लड़खड़ा गई। उसके पास लड़ाई जारी रखने की क्षमता नहीं थी। अन्य योद्धा दंग रह गए। वे हिल्सन को उत्सुकता भरी निगाहों से देखने लगे, खासकर जब उन्होंने उसका वर्तमान रूप देखा। क्या ये कोई विशेष प्रकार की शारीरिक संरचना थी? सोचिए, इस छोटे से देश में ऐसी प्रतिभा कैसे प्रकट हुई? स्नो कंट्री का नेता अचंभित रह गया। उसे हिल्सन की शारीरिक बनावट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस आदमी ने इसे बहुत अच्छी तरह से छुपाया था। देश दिया के मार्शल योद्धा भी अच्छे नहीं लग रहे थे। साथ ही वे चकित भी थे। वांग टेंग फिर से सही था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने कुछ नोटिस किया हो? हिम देश के हिल्सन ने लड़ाई जीत ली है। परिणाम की घोषणा करते हुए उच्च पुजारी ने हिल्सन की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। धन्यवाद, हिल्सन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। उसके चारों ओर की बर्फ गायब हो गई। उसने उच्च पुजारी को शालीनता से झुकाया और अपने देश की सीटों की ओर चल पड़ा। हिल्सन, क्या तुम पवित्र शूरवीरों में से एक बनने को तैयार हो? उच्च पुजारी ने अचानक पूछा। हिल्सन वहीं रुक गया। वह अविश्वास भरी नजरों से महायाजक की ओर देखने लगा। यह मैच खुद को प्रसिद्ध बनाने के लिए विशेष रूप से योजनाबद्ध था। परिणाम अपेक्षित था। उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था और एक बड़े देश के मार्शल योद्धा के खिलाफ जीत हासिल की थी। वह एक ही मैच के माध्यम से प्रसिद्ध हो गया। हालांकि उसे महायाजक का ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद नहीं थी और न ही उससे निमंत्रण मिलने की। पवित्र मंदिर का एक पवित्र शूरवीर। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? पवित्र मंदिर महाद्वीप का सबसे पवित्र स्थान था और पूरी दुनिया में व्यापक रूप से जाना जाता था। पवित्र शूरवीर बनना कोई आसान काम नहीं था। फिर भी महायाजक उसे एक पद देने की पेशकश कर रहा था। हिल्सन को लगा जैसे वह सपना देख रहा था। खुशी अचानक आए और उसे अचानक से झटका लगा। वह अकेला नहीं था, दूसरे लोग भी हैरान थे। पूरा कोलोसियम खामोश हो गया और फिर हंगामा शुरू हो गया। एक पवित्र शूरवीर, हिल्सन समृद्ध होने जा रहा है। उसने सिर्फ जिया देश के एक मार्शल योद्धा को हराया था। महायाजक को उससे इतनी उम्मीदें क्यों है? ये देश जिया के योद्धा को हराने जितना आसान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपनी विशेष बर्फीली काया का प्रदर्शन किया। वह बहुत भाग्यशाली है। अवसर उन लोगों को दिए जाते हैं जो तैयार होते हैं। अगर हिल्सन देश जिया को चुनौती देने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं होता, तो उसे यह मौका नहीं मिलता। सभी लोग जोर जोर से चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, जबकि अन्य ईर्ष्या कर रहे थे। सभी योद्धा चाहते थे कि काश उन्हें भी यह अवसर मिले। महायाजक को इस प्रतिक्रिया से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। पवित्र मंदिर की स्थिति के आधार पर इस समाचार को सुनने पर सभी की प्रतिक्रिया इसी तरह की होगी। हिल्सन अभी भी अपना संयम बनाए रखने में सक्षम था, जो सराहनीय था। वह मुस्कुराया और बोला, हिल्सन, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुमने अपना निर्णय ले लिया है? हाँ, मैं तैयार हूँ। हिल्सन को आखिरकार होश आया। उसने अपने दिल की खुशी को दबाते हुए उत्साह से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। हालांकि जब आप पवित्र मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आप केवल एक आरक्षित व्यक्ति होंगे। यदि आप एक पवित्र शूरवीर बनना चाहते हैं तो आपको चुनौतियों और परीक्षणों से गुजरना होगा, उच्च पुजारी ने कहा। हाँ, मैं समझ गया। हिल्सन ने अपनी मुट्ठी छाती पर मारी और शूरवीर की सलामी दी। उसका चेहरा दृढ़ था, जो उसके निडर हृदय को दर्शाता था। तुम जा सकते हो। द्वंद्वयुद्ध के बाद मेरी तलाश करना। महायाजक ने संतोष में सिर हिलाया। हिल्सन बहुत खुश थे। वे अपने देश के स्टैंड की ओर बढ़े और अपने साथी देशवासियों की ईर्ष्या भरी निगाहों का स्वागत किया। दूसरी ओर झू युशाओ की स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी हार ने हिल्सन की जीत को और भी उज्जवल बना दिया। सब ठीक है, डेन ताइक्सुआन ने आगे बढ़कर उसे सांत्वना दी। झू युशाओ के चेहरे पर कड़वाहट थी। उसने अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, मैं बस हार मानने को तैयार नहीं हूं।
हिल्सन अपनी महिमा प्राप्त करने के लिए हम पर कदम रख रहा है, क्यूफेई और अन्य लोगों ने दुखी होकर गंभीर भाव से कहा। यान बो ने कहा, मैं अगले मैच के दौरान उसे ढूंढ लूंगा। तुम सब शायद उसके मुकाबले में न हो। म्यू झिगुओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे ऐसा करने दो। मुझे बर्फ तत्व मार्शल योद्धाओं में दिलचस्पी है, वांग टेंग ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। डेन ताइक्सुआन को आश्चर्य हुआ। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन वह जानती थी कि वांग टेंग के पास बर्फीली ताकत थी। हालांकि इस आदमी की बर्फीली ताकत हिल्सन जितनी शक्तिशाली नहीं थी। क्या वह ऐसा कर सकता था? उसने फिर अपना सिर हिलाया और हंसी। वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। वांग टेंग के पास सिर्फ बर्फ की शक्ति नहीं थी। खास शारीरिक बनावट के बावजूद हिल्सन को वांग के सामने हार का सामना करना पड़ सकता है। टेंग, क्या आप आश्वस्त हैं? म्यू झिगुओ को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने चिंता में पूछा। चिंता मत करो, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। बोलते समय उसने पहले ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी कर दी थी और क्षेत्र में सभी विशेषता बुलबुले उठा लिए थे। अग्नि बल तारांकन 225, अग्नि तलवार सचेत 70, आइस फोर्स तारांकन 320, आइस कोकून फिजिक तारांकन 10, आइस स्पीयर कॉन्शियस 4-5। वांग टेंग के होठों के किनारे पर एक सार्थक मुस्कान उभरी। बर्फ कोकून काया, यह एक नई काया थी। इसके अलावा ये बर्फ तत्व की थी। NO12BJAN.com। हिल्सन की काया पाने के बाद उसने फैसला किया कि उसे कुछ समय तक और खुश रहने देना चाहिए। वह जल्द ही रोने लगेगा। आइस कोकून काया 10/5000। वांग टेंग ने अपने गुण पैनल पर दिखाई गई काया के विवरण को स्कैन किया। वह बहुत खुश था। उसने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को ध्यान से महसूस किया और पाया कि बर्फीले बल के प्रति उसकी संवेदनशीलता और भी तीव्र हो गई है। बर्फीले बल के विशिष्ट बदलावों की यादें उसके दिमाग में उभरने लगी। यह परिवर्तन ही था जिसके कारण हिल्सन ने अभी अभी बर्फ कवच कौशल का निष्पादन किया था। अब वांग टेंग को वह सब पता था जो हिल्सन को पता था। इसके अलावा अगर वह अपने आइस कोकून फिजिक के पॉइंट्स को पूरा कर लेता, तो हिल्सन उसका मुकाबला नहीं कर पाती। दूसरों की प्रतिभा का उपयोग करके उनसे आगे निकलने का एहसास अद्भुत था। इसके अलावा उसे एक बर्फ भाला चेतना भी मिली। वांग टेंग के पास पहले ये चेतना नहीं थी। वह बेहद संतुष्ट था। हालांकि उसने अभी तक हिल्सन के साथ लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उसे पहले से ही बहुत बड़ा लाभ हुआ था। अगर वह वास्तव में लड़ाई शुरू करता तो वह उससे और भी चीजें हासिल कर सकता था। उसने दूर से हिल्सन की ओर देखा और बेकाबू होकर मुस्कुराया। हिल्सन, जो खुश था, अचानक कांप उठा। उसे लगा कि कोई बुरी नीयत उसके शरीर को जकड़ रही है। हिल्सन, क्या हुआ? स्नो कंट्री के एक मार्शल योद्धा ने पूछा। कोई बात नहीं, हो सकता है कि यह मेरा भ्रम हो, हिल्सन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। आपके पास बर्फ तत्व का शरीर है, लेकिन आपने इतने सालों में कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। आपने इसे बहुत अच्छे से छुपाया है, कंट्री स्नो के नेता ने कहा। मुझे खेद है, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। मेरे प्रशिक्षकों को डर था कि मुझ पर दबाव पड़ेगा, इसलिए उन्होंने मुझे इसका इस्तेमाल न करने के लिए कहा। देश में मुझे अपने शरीर का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अब स्थिति अलग है। दुनिया के सभी प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा यहां एकत्र हुए हैं। अब मेरे लिए इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं है, हिल्सन ने समझाया। कंट्री स्नो के नेता ने सिर हिलाया। वह समझ गया। कंट्री स्नो एक छोटी सी जगह थी।